लीडर वो नहीं होता जो पैसा कमाता है, लीडर वो होता है जिसकी टीम पैसा कमाती है। पूरी दुनिया का एक रूल है, डायरेक्ट सेलिंग का नहीं, पूरी दुनिया का रूल है लॉ ऑफ एवरेज। दुकान पे जितना ग्राहक आएगा सब सामान खरीद के नहीं ले जाएगा, लेकिन कोई ना कोई तो लेके चला जाएगा। आज आपका नेटवर्क पूरा क्रैश हो जाता है, क्या फिर दोबारा खड़े हो पाओगे? अगर यहाँ फेल हो गया तो अचीवमेंट नहीं है, तो ऐसा कोई डर फिक्र तो आप नहीं कि इन्वेस्टमेंट प्लान में उसके साथ? नहीं सर, इन्वेस्टमेंट का तो डे वन से ही माइंड सेट नहीं था। और मैं शायद हिंदुस्तान का उस सिविलियन हूँ कि सिविलियन होने के बाद आर्मी की पेशी होती है। कुछ विरोधी लोग थे उसी कंपनी के थे, कंपनी तो वही थी, लेकिन वो आपकी ग्रोथ को देख के चिढ़ते थे, जलते थे। तो उन्होंने बोला कि बहुत उड़ता था ना, अब देखेंगे कैसे डायमंड बनेगा। तो बिजनेस डाउन नहीं हुआ था, सिर्फ डिजास्टर आया था बिजनेस। लगभग रो के सारी स्टोरी बता दी कि मुझे लगता है कि मैंने गलत फैसला लिया है। मैंने जिसको भी बताया, जिसको भी पता चला, तो वो हैरान था, परेशान था कि बाकी सब छोड़ो, रितेश जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति ऐसा घटिया फैसला कैसे ले सकता है। जिनको मैं बहुत अच्छे से ये था कन्विंस था कि वो तुरंत शुरू हो जाएंगे, और वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। और इतना 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 नेगेटिव किया कि एक बार तो मुझे भी लगा कि रितेश तूने गलत फैसला तो नहीं लिया। तो एक ही बात बोली थी मीटिंग करके कि मैं किसी को लूट नहीं सकता, किसी को ठग नहीं सकता। हम इस इंडस्ट्री में पैसा कमाने आए थे, लेकिन उल्टी सीधी बातें सुनने को मिल रही हैं। आज के बाद मैं डायरेक्ट सेलिंग नहीं। लोग डर गए, लोगों ने सिम तक तोड़ के फेंक दिए, मिलने से मना कर दिया। और मैंने ऊंचाई से जमीन पे एक दिन में बिजनेस खत्म होती हुई उस दिन देखी। और वो एक ऐसा दिन था जिस दिन मैं सच में डरा। आज फिर हम आपका स्वागत करते हैं लीडिंग लीडर्स के एक और पॉडकास्ट शो में। हमारा ध्येय है कि हमारे देश में हर व्यक्ति के अंदर लीडरशिप हो, भले ही किसी माध्यम से हो, लेकिन अपने देश के लोग विकसित हों, क्योंकि विकसित लोग ही विकसित देश का विकास कर सकते हैं। आज इसी श्रृंखला में हमारे बीच में एक और दिग्गज पर्सनैलिटी, जो कि वो भी डायरेक्ट सेलिंग के क्षेत्र से हैं। इनका 17 साल का एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, और इन्होंने ये साबित किया 17 साल लगातार काम करके, बीच में कई अप डाउन्स के बाद भी, कि एक व्यक्ति ठान ले तो किसी भी मुकाम तक पहुंच सकता है, कामयाबी हासिल कर सकता है और अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकता है। तो दोस्तों, हम मिलवाते हैं डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया के एक दिग्गज से, मिस्टर रितेश चौधरी। आपका हमारे लीडिंग लीडर्स पॉडकास्ट शो में स्वागत है। थैंक यू, नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे मुझे मौका देने के लिए। थैंक यू। रितेश सर, ये बताइए आपका जन्म कहाँ हुआ, आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी सर, मैं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जनपद से एक गांव है चरोरा, मैं वहाँ से रहने वाला हूँ, वहीं मेरा जन्म हुआ है और शुरुआत जीवन की बस वहीं से हुई है। तो पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई आपकी? सर, जो शुरुआती शिक्षा है, प्राइमरी शिक्षा, वो गाँव के ही प्राइमरी स्कूल से हुई है। और चूँकि गाँव में स्कूल नहीं था आगे का, तो आगे की प्राइमरी शिक्षा से आगे की शिक्षा लेने के लिए पड़ोस में गांव है, वहाँ पे हमें जाना पड़ा, शिक्षा सदन इंटर कॉलेज, जहाँ से मैंने 12वीं तक की पढ़ाई करी है। और उसके बाद जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है बुलंदशहर, मैं वहाँ पे आया हूँ, वहाँ से मैंने आगे की पढ़ाई करी है। बहुत बढ़िया। तो आप ये बताइए, आपके भाई बहन कितने हैं? 4 भाई बहन हैं सर, 2 भाई हैं और 2 बहन हैं। बड़े कौन है? एक बहन मुझसे बड़ी है, फिर मैं हूँ, उसके बाद मेरा भाई है, फिर एक सिस्टर है मेरी। अच्छा, पिताजी क्या करते थे आपके? पिताजी मेरे किसान थे, गाँव में खेती करते थे, किसान परिवार में ही जन्म हुआ है। कितनी खेती है आपके पास? छोटी सी खेती है सर, बस गुजारा करने लायक। अच्छा। अच्छे से पापा उससे खेती करके हमें पढ़ाया और उसी में मेहनत करके मतलब घर चलाया, इतनी खेती। तो कैसी थी आपकी आर्थिक स्थिति? ऐसी नहीं थी कि आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ते या किसी कॉन्वेंट में पढ़ते? नहीं, ऐसी तो नहीं थी। और पिताजी किसान थे और खेती बहुत थोड़ी थी, मतलब जिससे घर का खान पान चल सके और छोटी मोटी शिक्षा पे भी खर्चा किया जा सके। तो इसलिए शुरुआती शिक्षा जो सरकारी स्कूल होते हैं, इंटर कॉलेज गांव में जैसे होते हैं, उसमें हुई है। कॉन्वेंट के लायक पापा जी अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो शिक्षा तो प्राइमरी स्कूल से ही हुई। पढ़ाई में कैसे थे आप? पढ़ाई में गॉड गिफ्टेड ठीक ठाक था। और ज़्यादा जो रोल रहा है मेरी पढ़ाई में अच्छा होने का, जो श्रेय मैं देना चाहता हूँ, वो टीचर्स के साथ साथ अपने पिताजी को भी देना चाहता हूँ। भले ही मेरे पिताजी किसान थे, लेकिन मैं बोलूँ पढ़े लिखे किसान थे। अच्छा, आपके पिताजी ने पढ़ाई की हुई है? 78 में ग्रेजुएट है मेरे पापा जी। अरे बाप रे। तो फिर उन्होंने कोई जॉब वो उस टाइम तो आराम से नौकरी मिल जाती थी? हाँ, नौकरी 78 मिलती थी सर, लेकिन जैसा कल्चर था उस टाइम पे, 2 भाई हैं, एक नौकरी करेगा तो एक को घर पे रहना जरूरी है। ये हमारे हिंदुस्तान का उन दिनों में 70s 80s में ट्रेंड था। जी जी, कितना ही पढ़ ले कोई, उसको गांव से बाहर एक भाई गांव में रहना ही पड़ेगा खेती संभालेगा जी। अच्छा, बाकी जो भाई बाहर जाते थे वो जीवन सफल कर लेते थे, उनके बच्चे सफल हो जाते थे, लास्ट में वो खेती वाला बेचारा फिर वो ही खेती में रह जाता खेती में रह जाता था। सही तो बात। पढ़ाई लिखाई पापा जी ने ही कराई। स्कूल की छुट्टियां होती थी सर, जैसे अक्सर स्कूल में 40 दिन की छुट्टी होती है,
तो हमारी तो 4 दिन की छुट्टी होती थी बस। 4 दिन बाद ही मुझे पिताजी बोल देते थे कि अगले साल का जो कोर्स है वो लेके आ जा, और छुट्टी छुट्टी हो। और मैं बोलूँ तो स्पेशली मैथ कंप्लीट करा देते। कहाँ तक की पढ़ाई की थी आपने? मैंने सर एमएससी किया है, मैथ बीएससी किया पीसीएम से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, और मैंने एमएससी किया है मैथमेटिक्स से, मैथमेटिक्स से मास्टर्स MSc? की डिग्री ली है मैंने। जैसे आपने मैथमेटिक्स लिया था कि मैं बड़े होके ये बनूंगा, पायलट बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, ऐसा कुछ आपने सोचा था? नहीं सर, ऐसा नहीं सोचा था। जैसा मैंने आपको बताया, मेरी जो परवरिश हुई है, मेरा जो जन्म हुआ मिडिल क्लास में हुआ है, और मैंने देखा है कि मिडिल क्लास में पढ़ाई के साथ साथ एक ही गोल दिया जाता है, टारगेट दिया जाता है कि बेटा पढ़ाई लिखाई करो क्योंकि नौकरी करनी है, और अच्छी पढ़ाई करो, नौकरी करनी है, नौकरी करनी है, नौकरी करनी है। और बस इसी उद्देश्य के साथ। और रही मैथमेटिक्स की बात, तो मैंने बताया कि पापा जी स्पेशली पढ़ाते थे, वो मैथमेटिक्स पढ़ाते थे। अच्छा। तो उससे रुचि बढ़ती चली। उसमें आप शार्प कर दिया आपके पिताजी ने मैथमेटिक्स में। तो नौकरी कोई ट्राई करी पढ़ने के बाद, मैथ MA करने के बाद किसी नौकरी में आपने ट्राई भी किया? हाँ, मैं जब 12वीं करने के बाद, जैसे हम लोगों को एक फोर्स का ऑप्शन बड़ा अच्छा ईजी, क्योंकि हमारे घर परिवार से भी लोग होते हैं, और जैसे माहौल से निकलते तो हमारा उद्देश्य वही पुलिस में जाओ, फौज। मेरे चाचा जी खुद फौज में थे, इंडियन आर्मी में थे। अच्छा। तो उनकी वजह से आर्मी में जाना है। लेकिन वहाँ जाके पता चला कि उनके लिए बड़ी रिक्वायरमेंट, फिजिकली रिक्वायरमेंट होती हैं। सबसे पहली रिक्वायरमेंट हाइट थी। तो जब मैंने ट्राई किया तो पता चला कि फोर्स के लायक तो हमारी हाइट नहीं है। और NDA एक चीज़ है, जैसे नेशनल डिफेंस एकेडमी, अफसर बनते हैं। तो हम ऐसे माहौल में थे कि जब तक हमें पता चला कि NDA से अफसर बनते हैं, तब तक हमारी उसके लिए एज निकल गई थी। मतलब आप एप्लीकेबल थे, क्वालिफाइड थे, इंटेलिजेंट थे, आर्मी अफसर बन सकते थे, लेकिन अवेयरनेस न होने की वजह से आपकी एज ही निकल गई। नहीं, वाह, निकल गई थी। क्या स्टोरी है आपकी, बड़ी गजब। तो फिर क्या किया आपने, फिर कौन सी नौकरी की? सर बस तैयारियां करता रहा, रेलवे के टेस्ट दिए, और बड़ी मिल नहीं रही थी और छोटी में कर नहीं रहा था। जैसे अपना ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, मोदी नगर में भी है, देहरादून में भी है, उसका मैंने 2 बार क्वालिफाई कर लिया। अच्छा, भर्ती हो गए थे आप? जी, एक बार इंटरव्यू में रह गया था और एक बार मैं गया नहीं, क्योंकि मुझे लगा कि अच्छी ट्राई करूं, कुछ और ऊपर ट्राई करूं, क्योंकि उस दौरान मैं MSc करने लग गया था। और फिर ट्राई करते करते काफ़ी जगह, कई साल हो गए। मेरे साथ के जो साथी थे वो सब लगभग भर्ती हो चुके थे, तो लोगों को समझ नहीं आता था कि ये बड़ी नौकरी क्या कर रहा है क्या नहीं। वो लोगों को एक ही चीज़ समझ आती थी कि सब लग गए, ये रह गया बस। तो कई बार इस चीज़ को लेकर सुनने को भी मिलता था कि दुनिया लग गई, बस तू ही रह गया। तो क्या फिर इतने साल मैथमेटिक्स अगर MSc भी एक बच्चा करता है तो 22 साल की उम्र हो जाती है उसकी कम से कम। जी सर। तो क्या फिर आपने आय का क्या संसाधन अपनाया, कोई स्रोत अपनाया, या कोई आय नहीं थी आपकी? सर एक एडवांस्ड एज को लेकर तो ये हुआ कि मैंने बहुत जल्दी से, मैंने 19 साल की उम्र में BSc कर लिया था। अच्छा। ग्रेजुएशन मैंने 19 साल की उम्र में कंप्लीट कर लिया था, तो 22 साल की उम्र में पोस्ट ग्रेजुएट होने वाला था। तो मैंने ट्राई किया, और जब मुझे लगा कि फोर्स वगैरह की नौकरी नहीं मिल रही, तो मेरे जीजाजी जो कि खुद आर्मी में थे, उन्होंने मुझे सजेशन दिया कि तू भर्ती हो जा आर्मी में क्लर्क के लिए, उसके लिए हाइट कम चाहिए, और अगर अफसर बनना है तो डायरेक्ट अफसर बनने से आर्मी में भर्ती होकर अफसर बनना ज़्यादा आसान है। हाँ, सही बात है। तो फिर मैंने क्लर्क के लिए शुरुआत करी, अहमदनगर उन्हीं के पास रहने चला गया। महाराष्ट्र में वो पोस्टिंग थे, अहमदनगर। तो क्लर्क के लिए तैयारी करी, रेस वगैरह मारी, लेकिन फाइनली जब मेडिकल का नंबर आया तो पता चला कि आपके कान के पर्दे में छेद है, इसलिए आप भर्ती नहीं हो पाओगे। अच्छा, क्लर्क में आपकी हाइट सेट हो गई थी? हाँ, उसमें सेट हो गया था। हाइट का क्राइटेरिया पूरा हो गया था, लेकिन वहाँ ये बोला गया कि भाई आपके कान में छेद है, तो आपको पता ही नहीं था? जी, नहीं पता था। फिर एक बार नौकरी हाथ से निकल गई? फिर हाथ से निकल गई। फिर? और उस दिन ऐसा लगा कि अब तो ये भी चला गया। ट्राई करते करते काफ़ी समय हो गया था, लेकिन मैंने कहीं सुना पढ़ा था कि भगवान तुम्हारे लिए सफलता का एक दरवाज़ा इसलिए बंद करता है क्योंकि उसने उससे भी बड़ा दरवाज़ा शायद आपके लिए खोल के रखा हो। तो फिर मैंने पढ़ाई को देखते हुए और कुछ दोस्तों से मुझे मोटिवेशन मिला, सलाह मिली, मैंने सिविल सर्विस के लिए तैयारी शुरू कर दिया। अच्छा। कि शायद मैं यहाँ पे भर्ती इसलिए नहीं हुआ कि भगवान ने कहीं और मेरे लिए लिखा है। तो मैंने UPSC वगैरह के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी शुरू कर दिया, कोचिंग लेना शुरू कर दिया पुणे से, और अपने घर में अच्छे से बुक्स वगैरह ला के सब पढ़ाई शुरू कर दिया। फिर दिया वहाँ टेस्ट? हाँ, एक बार मैंने एग्ज़ाम दिया वहाँ पे। इनकम टैक्स ऑफिसर का एक एग्ज़ाम होता है जिसमें प्री और मेंस 2 होते हैं। तो उसका जो प्री था वो मैंने पहली बार में क्वालिफाई कर लिया, जिससे मोटिवेशन और बढ़ गया कि शायद अब तो फर्स्ट टाइम में निकाल दिया मैंने प्री, तो मेंस को भी क्लियर कर देंगे। और घर को पूरा एक लाइब्रेरी बनाया हुआ था मैंने, दुनिया भर की मैगज़ीन वगैरह सब कुछ आती थी, उनको पढ़ता था। और सोच एक ही थी कि भाई मेंस को पहली बार में क्लियर करना है। और पॉकेट मनी वगैरह निकालने के लिए मैं क्या करता था, आर्मी स्कूल के बच्चों को ट्यूशन वगैरह दे दिया करता था 1 आध घंटा।
अच्छा, अहमदनगर में? अहमदनगर में। वहाँ पे 2 फ़ायदे होते थे, एक तो मेरी पॉकेट मनी निकल जाती थी और थोड़ी सी तैयारी भी अच्छी हो जाती थी। तो रितेश सर, एक खास बात अब मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ कि एक बच्चा जिसने पोस्ट ग्रेजुएट मैथमेटिक्स से किया, यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, आईएएस आईपीएस बनना चाहता था, आईआरएस बनना चाहता था, फिर ये बच्चा डायरेक्ट सेलिंग की तरफ कैसे मुड़ गया और डायरेक्ट सेलिंग में कैसे है? बड़ी दिलचस्प कहानी है सर डायरेक्ट सेलिंग में आने की। और सच्चाई ये कि मैं कभी भी डायरेक्ट सेलिंग में आना नहीं चाहता था। इसकी वजह ये थी कि डायरेक्ट सेलिंग में मैं कुछ बातें जानता था, ओहो, पहले से पहले से नोन था। वो थॉट्स या वो बातें जो मेरे किसी दोस्त या किसी नोन या किसी रिश्तेदार के द्वारा मुझे बताई गई थी, जो अक्सर आज मार्केट में रहती हैं कि ये कंपनियां बेकार होती हैं, इनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। सही बात। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है कि मतलब जिसके पास कोई काम नहीं है उसका काम है ये, कंपनियां भाग जाती। 2008 की बात हो, 8 की बात है, 2008 की बात है सर। उस टाइम तो बहुत नेगेटिव परसेप्शन। जी जी सर, जी सर। मतलब हर व्यक्ति इस बिजनेस को मतलब घृणा की दृष्टि से देखता था। तो मैंने एक स्क्रिप्ट तैयार कर रखी थी इसके लिए कि मुझे जो भी समझाने आता था मैं उसको उल्टा समझा देता था इस बिजनेस के बारे में। आप कुछ ज़्यादा ही अवेयर थे मतलब? जी जी, पढ़े लिखे थे ना? पढ़े लिखे लोग कुछ ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। जी सर, जी सर, बिल्कुल सेम हालत थी। और मैंने लोगों से पीछा छुटाने के लिए एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट बना रखी थी डायरेक्ट सेलिंग की। डायरेक्ट सेलिंग की। वाह। कोई भी मुझे समझाने आया तो मैं उसे बोलता था, मैं पहले तो किताब बंद कर, मुझे पता है तू मुझे क्या समझाएगा। तू मुझे वो चेन सिस्टम, वो गोले बनाने वाला काम, जोड़ने वाला काम, तू मुझे थोड़ी देर में करोड़पति बनाएगा और कुछ दिन के बाद ना तू मिलेगा ना तेरी कंपनी मिलेगी। ये स्क्रिप्ट मैंने बहुत लोग, आपने एक मूवी देखी होगी वेलकम, उसमें एक बल्लू नाम का कैरेक्टर है, वो बोलता है बता बल्लू मेरे बारे में, तो बताता है मैं हॉकी का प्लेयर था, मेरी एक टांग नकली है, भाई बड़े अच्छे हैं, हर किसी को सुनाता था। तो मैंने भी एक बल्ली टाइप स्टोरी रट रखी थी, कोई भी आए स्टोरी सुना और निकाल दो उसको घर से। फिर बस सर सबको बात, कितने लोगों को मैंने नेगेटिव कर दिया होगा। और अचानक से एक दिन मैं तैयारी चल रही थी मेरी, शाम को 7-8 बजे मैं पढ़ाई करने के लिए तैयारी कर रहा था। तो मेरे एक नोन थे, जानकार थे, वो मेरे घर पे आए और उनकी बातें सुन के ही मुझे लग गया कि ये ज़रूर मुझे किसी ना किसी चेन सिस्टम या नेटवर्किंग के बारे में बताना चाहते पढ़ने लिखने वाले बच्चे को। मैंने हाथ जोड़ के विनम्रता से, क्योंकि मेरे जानकार थे, मैं नहीं सर प्लीज़ डोंट वेस्ट माई टाइम। हो सकता है आपका टाइम कीमती हो ना हो, लेकिन मेरा समय बहुत कीमती है। आप क्या जानो आईएएस क्या होता है, सिविल सर्विस क्या होती है, मेरे एक मिनट कीमती है और मैं इसके बारे में बिल्कुल भी सुनना नहीं चाहता। लेकिन उस व्यक्ति के साथ जो दूसरे शख्स थे, उन्होंने तुरंत बात को पकड़ा और उन्होंने बोला कि रितेश जी, मुझे पता है आप डायरेक्ट सेलिंग के बारे में सब जानते हो, आपको सब नॉलेज है इस बिजनेस के बारे में, लेकिन मुझे आपका सिर्फ आधा घंटा चाहिए। बोले सर किस लिए, जब मुझे करना नहीं, बुजुर्गों ने बोला है जिस गांव जाना नहीं उसका रास्ता क्या पूछना है, फिर मैं आपको आधा घंटा क्यों देना है। बोला मुझे आपका आधा घंटा सिर्फ इसलिए चाहिए कि आपके पास जो इस इंडस्ट्री को लेके जो नॉलेज है वो सही है या गलत है। और ये बात मुझे ठक से सर लगी दिमाग में, यार बात तो सही है, हमने एक परसेप्शन बना रखी है, एक धारणा बना रखी है, वो सही है गलत है, ये तो हमें वेरीफाई करना चाहिए। और उस बात ने, मुझे आज तक याद है वो बात, और उस बात को सुन के मैं बात सुनने के लिए तैयार हो गया। और वो शख्स कोई और नहीं, आप थे। और मैं आज उसी दिन से इंडस्ट्री को बोलता हूँ कि शायद कोई और होता तो मैं इस इंडस्ट्री में ना आता। अच्छा, मेरे से कन्विंस हो गए थे आप? जी, इसलिए बोलते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। बोला जाता है कि जब तुम किसी के पास जाके शुरुआत करते हो तो वो एक ज़बरदस्त पंच होना चाहिए, ज़बरदस्त होनी चाहिए आपका वो लाइन कि तुम्हारे पास जो ये नॉलेज है ये सही है गलत है, इसको एक बार जान लो, बाकी फैसला आपका है। उस आपकी एक लाइन ने मुझे आधा घंटा, छोड़ो आपको याद होगा हमें 8 बजे बैठ के 11 बज गए थे, और आपने मुझे नहीं छोड़ा, मैंने आपको नहीं छोड़ा था। मुझे ज़्यादा याद नहीं है, काफ़ी पुरानी बात हो चुकी है। जी सर। पर मुझे ये पता है कि मैं आया था और आपके नेगेटिव परसेप्शन को पॉजिटिव में कन्वर्ट करके ही मैं उठा था, इतना मुझे याद है। सर। तो जब आप आए एकदम से नई इंडस्ट्री में और आपको यहाँ के बारे में कोई नॉलेज भी नहीं थी, कुछ पता भी नहीं था, तो शुरू में कोई तकलीफें हुई या रिजल्ट एकदम आने लग गया, अच्छा रिजल्ट आया, या कुछ परेशानियाँ झेलने के बाद रिजल्ट आया? क्या चुनौती आती शुरू में? सर सबसे पहली चुनौती तो थी इंडस्ट्री में आना, क्योंकि जैसा आपने बताया उस टाइम पे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी। तो मैंने जिसको भी बताया, जिसको भी पता चला, तो वो हैरान था, परेशान था, दोस्त हो, पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, जानकार हो, कि अरे बाकी सब छोड़ो, रितेश जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति ऐसा घटिया फैसला कैसे ले सकता है, तूने फैसला लिया तो लिया कैसे?
क्योंकि सर मैंने बताया मिडिल क्लास से हूँ, बड़ी मेहनत से पढ़ाई करी, माँ बाप ने बड़ा मेहनत करके पढ़ाया, 10वीं करी, 12वीं करी, ग्रेजुएशन हुआ, पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ, सपने जगे, उम्मीद लगी कि शायद कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा, परिवार की स्थिति बदल जाएगी। और ऐसे टाइम पे बच्चा आके बोले मुझे तो जोड़ने वाला काम करना है तो बड़ा शॉकिंग था सभी के लिए, और सबने बड़ा मना किया, गलत जगह पे जा रहा है, गलत काम कर रहा है, ऐसी कंपनियां बहुत आती हैं, रोज़ भागती हैं, देख वो भाग गई, वो भाग गई, वो भाग गई, और तेरी भी भाग जाएगी, हमने करके छोड़ दिए काम। तो सबसे बड़ी चुनौती तो ये थी, लोगों को फेस कर पाना। फिर उसके बाद चुनौतियों से मुकाबला करके आप कुछ आगे बढ़े? जी सर, वहाँ पे जो सहायक हुई आपके द्वारा दी गई एजुकेशन, और मुझे शुरुआती एक दौर याद है कि मैं बड़ा जोश जोश में, क्योंकि मुझे सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा था, क्योंकि मैंने जो आपने कैलकुलेशन समझाई थी पेपर पे, इतने से इतना, इतने से इतना, मैथमेटिक्स का स्टूडेंट होने के नाते वो कैलकुलेशन मुझे समझ में आ गई थी। और एक बात समझ में आ गई थी कि कुछ भी गलत हो सकता है, लेकिन गणित गलत नहीं हो सकता। ये होगा नहीं होगा पता नहीं था, एक होप थी, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो बहुत बड़ा काम है। आई थिंक 48 लाख, 48.5 लाख का प्लान था। तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ मेरे मित्र ऐसे हैं जो मेरे लिए जान भी दे सकते हैं, मेरे बिल्कुल एकदम क्लोज मित्र हैं, अगर मैं उनको जाके बात बताऊं तो शायद वो तो तुरंत कन्विंस हो जाएंगे और एकदम से पैसा दे देंगे। और आपने मुझे रोका भी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था आप रोक क्यों रहे हो अच्छा काम करने से। लेकिन जब नहीं माना मैं, तो आपने मुझे एक बार बोला चल ठीक है मिल के आ जा। अब मैं सबसे पहले उन मित्रों के पास गया जिनको मैं बहुत अच्छे से ये था कन्विंस था कि वो तुरंत शुरू हो जाएंगे। और वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैं बिना एजुकेशन लिए, बिना कोई ट्रेनिंग लिए, सिर्फ जोश जोश में उन लोगों के पास चला गया। और जैसा मुझे बताना आता था, मोटा जोटा जो भी नॉलेज थी, मैंने उनको बता दिया। और मुझे सबसे ज़्यादा नेगेटिव उन्हीं लोगों ने किया, अरे तू किस चक्कर में पड़ गया, यही काम करने थे तो पढ़ाई क्यों करी थी, ये भी कोई करने का काम है, ये तो उनका काम है जिसके पास कोई काम नहीं है। और इतना 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 नेगेटिव किया कि एक बार तो मुझे भी लगा कि रितेश तूने गलत फैसला तो नहीं ले लिया। फिर क्या हुआ? और बस मैं वापस गया, और अहमदनगर जब तक मैं पहुंचा तो मुझे बार बार ये फील हो रहा था कि मैं कब जाऊं वहाँ पे पहुंचूं और कब आपसे मिलूं। तो जैसे ही मैं अहमदनगर उतरा, मैं घर नहीं गया, मैं उतरते ही आपके पास आया मैं। और आप था आर्मी में थे, शाम का वक्त था, रोल कॉल हो रही थी, मैंने बहुत कॉल करी आपको तो फ़ोन नहीं उठ पाया। तो जैसे ही फ़ोन उठा, बोला क्या बात है, मैं अभी के अभी मिलना है मुझे, अभी के अभी। तो हमारी मुलाकात एक गुरुद्वारे में हुई, और वहाँ पे मैंने आपको लगभग रो के सारी स्टोरी बता दी है कि मुझे लगता है कि मैंने गलत फैसला ले लिया है। तो आपने बड़ा ईमानदारी से और सच्चाई से मुझे बताया कि फैसला अगर गलत हो गया है तो अभी भी वापस जाने का वक्त है। लेकिन 1 घंटा फिर से हम लोग बैठे, और रियली आपने मुझे उस दिन इस इंडस्ट्री की सच्चाई से, गहराई से रूबरू कराया। क्या सच्चाई थी वो? सच्चाई बहुत सारी चीज़ें कि इस इंडस्ट्री के बारे में क्या रूमर्स है, लोग फेल क्यों हो जाते हैं, कंपनियां क्यों भागती हैं, और हम काम कैसे कर पाएंगे, ये जो हुआ है तेरे साथ ये क्यों हुआ है, क्योंकि तुझे इस इंडस्ट्री की कोई नॉलेज नहीं। आज तुझे मैथ की नॉलेज है इसलिए तू मैथ का मास्टर है। तो जिस चीज़ की हमें नॉलेज नहीं होगी, हाफ नॉलेज ऑलवेज डेंजरस। जब आधी अधूरी नॉलेज के साथ आप लोगों से बात करोगे तो नेगेटिव रिजल्ट आने ही आने हैं, और बेटा यही आपके साथ हुआ। उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद मैंने सबसे पहला काम किया ट्रेनिंग लेने का। यस, उसके बाद आपने काम और मुझे आज भी याद है, वो आप फौजी पैंट पहनते, इसमें मल्टीपल पॉकेट्स होती हैं। आपने मुझे बोला कल मैं तेरी ट्रेनिंग करूंगा, और शाम को, अगले दिन शाम को मेरी ट्रेनिंग हुई। लेकिन वो 24 घंटे मुझसे मुश्किल से निकले कि पहले ट्रेनिंग लेनी है, पता नहीं कैसी ट्रेनिंग होगी। और आपने पॉकेट से एक छोटी सी डायरी निकाली, उस पर लिखा, बोला लिख बेटा गोल, जीवन में सफल होना तो गोल बनाओ। एक गोल की पोस्ट होता है, 2 गोल पोस्ट होते हैं, प्लेयर होते हैं, 90 मिनट का गोल होता है, कोई ना कोई रिजल्ट निकलता है। अगर गोल पोस्ट को हटा दें तो रिजल्ट नहीं। वो ट्रेनिंग आज भी मेरे दिमाग में घूमती है सर। ट्रेनिंग के बाद फिर कैसे रिजल्ट आए? ट्रेनिंग के बाद में और पहले में काम करने में बड़ा फ़र्क था। अच्छा। एक पॉजिटिव, एक विश्वास हो गया था। और ट्रेनिंग के बाद मैंने अच्छे से काम करना शुरू किया, और अच्छे रिजल्ट्स कन्वर्ट होने शुरू हो गए। और 1 महीने में मैंने इतना अच्छा काम किया कि वहाँ के जो आपके भी सीनियर अप्लायंस थे वो भी जानने लग गए। सेमिनार स्टार्ट कर दिए थे हमने 1 डेढ़ महीने में, वहाँ की होस्ट मैंने करना शुरू कर दिया था। ये उस ट्रेनिंग का असर रहा। एक ही ट्रेनिंग का। मुझे याद है रितेश जी, आपके अंदर एक बहुत बड़ा जुनून होता था उन दिनों कि आप एक कसम खा के घर से निकलते थे कि आज उस टाइम में फार्म भरे जाते थे। वहाँ एक फार्म भरते थे 250 रुपये के, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। फॉर्म।
तो आप कसम खा के घर से निकलते थे कि 15 फार्म भरे बिना रितेश घर नहीं आएगा। और आप रात के 2 बजे आते थे, कभी 1:30 बजे आते थे, और वो फार्म ला के देते थे कि सर जहाँ बैठ जाता हूँ फार्म भर के आता हूँ। वैसे करके मतलब वो आपका जुनून देखने लायक था। तो फिर बढ़िया चल गया बिजनेस? जी सर, वो इसलिए होता था सर, मेरे लाइफ में एक उसूल रहा है कि या तो नथिंग या एवरीथिंग, या तो बिल्कुल मत करो, नहीं तो झोंक के करो अपने आप को। तो अच्छा बिजनेस चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, इंश्योरेंस पे हम लोग काम करते थे। और मुझे याद है फौज की तनख्वाह उस टाइम पे 8 साढ़े 8 हज़ार हुआ करती थी, और हम जो इंश्योरेंस लेके जाते थे वो 15,000 का हुआ करता था। और लोग बोलते थे कि तनख्वाह 8,000 है, 15,000 कौन देगा। और हम एक एक घर से 3-3 इंश्योरेंस भी लेके आए, 45-45 हज़ार के। उस सब आप उस एजुकेशन का कमाल था उसका। तो रितेश सर, रिजल्ट अच्छे आ रहे थे आपको? तो रिजल्ट अच्छे आते रहे तो बिजनेस अप डाउन हुआ या अप ही अप होता चला गया? नहीं सर, बहुत अच्छा चल रहा था और अप ही चल रहा था। हर दिन, हर वीक, हर मंथ ग्रोथ अच्छी आती चली जा रही थी, चेक इम्प्रूव कर रहे थे। अचानक से एक दिन दुर्घटना घटती है कि आर्मी में हमारा बिजनेस मोस्टली था, क्योंकि आप फौज में थे, मोस्टली लोग वहाँ पे फौज में थे। तो आपको याद, हमने एक फंक्शन किया था जिसमें मैं उस कंपनी का पहला रैंक क्लियर किया था। तो एक फंक्शन किया था हमने, जिसकी कुछ लोगों ने, कुछ विरोधियों ने, कुछ चिढ़ने वाले लोगों ने कि भाई इतनी तेज़ तरक्की क्यों कर रहा है, उन्होंने वीडियो वगैरह बना ली थी जिसमें आपने इस बिज़नेस के बारे में बोल दिया था, मैं 40,000 कमाता हूँ, हफ्ते का 50,000 कमाता हूँ, फौज मुझे 8,000 देती है, ऐसा करके आपने कुछ बोल दिया था। उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली किसी ने और आपके सीनियर अफसर्स तक वो पहुँचा दी थी। और वो दिन मुझे याद भी याद है कि वो बिज़नेस डाउन नहीं हुआ था, सिर्फ डिजास्टर आया था बिज़नेस में। आर्मी में एक लेटर सर्कुलेट हुआ कि कोई भी आर्मी पर्सन आज के बाद इस बिज़नेस को नहीं करेगा। मेरी भी पेशी हुई थी। आपकी भी पेशी हुई थी। और मैं शायद हिंदुस्तान का उस सिविलियन हूँ कि सिविलियन होने के बाद आर्मी की पेशी भुगती है मैंने आपके साथ। भुगती है, हाँ। अफसरों के सामने हम खड़े थे और मैं पूरी किताब वगैरह लेके गया, तो मैगजीन्स वगैरह आती थी। और आप कोई भी अफसर सवाल पूछता था तो आप एकदम बोलते थे, रितेश वो वाली मैगजीन निकाल के दिखा। और हमने सब कुछ दिखाया उनको। लेकिन लेटर सर्कुलेट हुआ और लोग डर गए, लोगों ने सिम तक तोड़ के फेंक दिए, मिलने से मना कर दिया। और मैंने ऊंचाई से ज़मीन पे एक दिन में बिज़नेस ख़त्म होते हुए उस दिन देखा था। और वो एक ऐसा दिन था जिस दिन मैं सच में डरा था। मुझे ऐसा लगा कि आज कैरियर ख़त्म हो गया। और हम वापस ऑफिस, हमने एक बनाया हुआ था, भिंगार नाम की एक जगह थी। हम शाम को फिर से ऑफिस में इकट्ठे हुए और उस दिन में सेकंड टाइम ऐसा लगा कि यार रितेश आज वाकई में ख़त्म हो गया आज तो। और हम परेशान हो गए, मैं भी परेशान हो गया, क्योंकि अच्छी खासी इनकम आती थी, आपकी मुझसे भी अच्छी आती थी। हमारे दूसरे गुरु मामचंद सर थे, उन्होंने वरना ले रखी थी, उनकी गाड़ी की अच्छी खासी किस्त जाती थी। तो सर भी बोल रहे किस्त कैसे जाएगी अब। और हम सब इस बात पे विचार कर रहे थे कि अब बिज़नेस को दोबारा कैसे हम डेवलप किया जाए, कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। और उसी दौरान कुछ विरोधी लोग थे, उसी कंपनी के थे, कंपनी तो वही थी लेकिन वो आपकी ग्रोथ को देख के चिढ़ते थे, जलते थे। तो उन्होंने बोला कि बहुत उड़ता था ना, अब देखेंगे कैसे डायमंड बनेगा। और हम फिर, हमारी चर्चा हुई कि किससे मिला जाए, कहाँ चला जाए। और सर उस दिन मैंने देखा था कि आप क्यों हो। हम विचार कर रहे थे कि किससे मिला जाए, एक नई ज्वाइनिंग कहाँ से लाई जाए, और आपके दिमाग में हमें नहीं पता था क्या चल रहा है। तो मैं, मामचंद सर, एक दो और हमारे सीनियर लीडर थे, ये चर्चा करते करते आप साइड में बैठे विचार कर रहे थे, आपने अचानक से बोला शो करना है। हम बोले एक बंदा ढूंढने से नहीं मिल रहा, मिलने को कोई तैयार नहीं है, सुनने को कोई तैयार नहीं है। हमें ये लग रहा है कि कोई एक व्यक्ति मिल जाए, उससे हम शुरुआत कर सकें। और ये व्यक्ति बोल रहा है शो करना है। तो मामचंद सर भी, हम सब देखने लगे, सर शो करना है, कहाँ करोगे शो? शो कहाँ करोगे, कौन आएगा शो में। बोला रितेश के गांव में करना है, बुलंदशहर करना है। एक ज्वाइनिंग नहीं बुलंदशहर से, सिंगल व्यक्ति ज्वाइन नहीं बुलंदशहर से। जी, हमारा कोई बिजनेस नहीं वहाँ पे, बुलंदशहर में शो करना है। सारी टीम अहमदनगर है, वहाँ कौन आएगा। तो हमने फिर थोड़ा कन्विंस करने की आपको कोशिश करी, नहीं सर पहले 2-4-6 लोगों को देखते हैं, फिर उन्हें ज्वाइन कराते। बोला नहीं, अब बुलंदशहर में शो होगा। तो जहाँ से सर लोगों की सोच ख़त्म हो जाती है, वहाँ से आपकी शुरू हो जाती है। फिर शो हुआ? शो हुआ और सुपर हिट हुआ। और उस शो ने आज हिंदुस्तान की डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को कई करोड़पति दी हैं। बहुत छोटा सा शो था, आई थिंक 165 लोग आए थे उसमें शायद,
लेकिन उस 165 लोगों के सोने जो काम हम अगले 1-1.5 साल में कर पाते, वो कुछ घंटों में कर दिया था। तो मैंने दिमाग लगाया था कि भाई माहौल तो बनाना है, माहौल नेगेटिव हो गया, जीरो चेक हो गए, लेकिन लोग हमारे पास थे इधर उधर बहुत दूर दूर, तो उनको कहाँ इकट्ठा करें? तो अहमदनगर में तो इकट्ठा नहीं कर सकते, बुलंदशहर में क्यों इकट्ठा करें? क्योंकि बुलंदशहर में हम रितेश के गांव से 2 बस भर के बुला लेंगे। तो वो जो हमारे 30-40 लोग थे, हकीकत में हमारे पास थी 40-50 लोग। जी सर। तो 50 लोग 200 लोगों में बैठेंगे तो वो सोचेंगे इतने सारे लोग बुलंदशहर में 150 तो मेरे रिश्तेदार थे। हाँ, तो हमने 2 बस भर के बुलाई, जी सर। पैसे खर्च किए, जी सर। और वो जो हमारे हिंदुस्तान में फैले हुए कहीं 2, कहीं 4, कहीं 8, उनको हम ले गए बुलंदशहर। उन 50 ने सोचा है तो बहुत बड़ा माहौल है, बहुत बड़ा ग्रुप बन चुका है, और वो 50 फिर काम पे लग गए, हमारा धंधा फिर बढ़ गया। ये एक्सपीरियंस वैसे आपका मेरे साथ काफ़ी लंबा चौड़ा है, बहुत सारी बातें हैं मुझे पता है। जो आपने एक सवाल और किया था रितेश सर, और मैं अभी शो में भी बता रहा था कि मेरा एक नेटवर्कर है, उसने एक सवाल किया था कि संजीव सर अगर ये बिज़नेस इतना दमदार है तो ये MBA, BBA, BTech, M.Tech क्यों नहीं करते? जी सर, सवाल कुछ ज़्यादा ही करता था मैं। हाँ, यहाँ बेरोजगार लोग अपना फ्यूचर क्यों नहीं ढूंढते? तो फिर मैंने ICICI बैंक और बिग बाजार का बिल कटवा के आपको दिखाया था कि देख इन्हें कंफर्ट लाइफ चाहिए रितेश, ये AC में 6,000 में खुश है, मस्त है, और यहाँ डायरेक्ट सेलिंग वाले को धूप में तपना पड़ता है, सर्दी में ठिठुरना पड़ता है, बारिश में भीगना पड़ता है, इतना एफर्ट, अनकम्फर्ट होना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। बाकी करना और पैसा सब चाहते हैं, लेकिन सबको कंफर्ट से पैसा। याद है ये सवाल? जी सर, जी सर। और आपने उस लड़के को, मुझे आज भी याद है, जो रिसेप्शन पे बिल काट रहा था, आपने बोला था कि 3 साल बाद आके इसको देख लेना और 3 साल बाद खुद को देख लेना, लेकिन 3 साल तपना पड़ेगा, धूप में निकलना पड़ेगा, बारिश में भीगना बिग पड़ेगा। बाजार की बात है। बिग बाजार की बात थी, BTR रोड पे। बहुत ज़्यादा सवाल करते थे तुम, जी सर। लेकिन तुम्हें हर बार सेटिस्फाइड करना पड़ता था। आपसे ही होता था सर, कोई कर नहीं पाता था। अच्छा, उसके बाद फिर उस कंपनी में बढ़िया सफ़र रहा? अच्छा ग्रोथ किया सर हमने, और उस शो का फ़ायदा ये हुआ कि जगह जगह बिजनेस निकल गया। लोग अलग अलग स्टेशन से आए थे, वहीं पे हमने जाके स्टेशंस को डेवलप किया। बबीना, बीना, पठानकोट, जम्मू, सब जगह हमने बिज़नेस को डेवलप किया। और ज़्यादा ग्रोथ हमारा पठानकोट से आया, तो हमने पठानकोट में अपना एक बहुत बड़ा अच्छा खासा ऑफिस भी तैयार किया, जहाँ पे हम रह के बड़ा मैनेजमेंट से इस बिज़नेस को करते थे। आपकी पोस्टिंग पठानकोट में आ गई थी, और हमें आज भी याद है, आप 1-1, 2-2 दिन का छुट्टी नहीं लेके कट मार के और 2-2 दिन ऑफिस पे रह के चले जाते थे। वो सर एक ऐसी चीज़ें होती थी जो बिना कहे मोटिवेट करती थी। हमें पता था आपका घर ऑफिस से 3 किलोमीटर दूर है, आप 2-2 दिन ऑफिस पे रह के चले जाते थे, पूरी पूरी रात काम करते थे। हम जो फार्म भर के, रिलायंस में फार्म भरा जाता था इंश्योरेंस का, पूरी पूरी रात उनको करेक्शन करते थे, गट्ठर बनाते थे, और भाभी को ये तक नहीं बताते थे कि मैं 2 दिन कट मार के ऑफिस पे बैठा हूँ। काम करना था ना भाई। जी जी सर, घर वो जाते तो काम कैसे होता है ये बताओ? काम तो दुनिया कर रही है सर, काम की पराकाष्ठा देखी है हमने तो। अच्छा, वहाँ पर सबसे ज़्यादा खुशी आपको जीवन में डायरेक्ट सेलिंग में कब हुई थी कि मैं इस इंडस्ट्री में आया और ये मेरा खुशी का सबसे बड़ा पल है? सर वो तो अनमोल है, आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं उसको सोच के। मैंने टारगेट बनाया था, गोल सेट करने की बात हम करते हैं कि जीवन में गोल सेट करो, डायरेक्ट सेलिंग में गोल सेट करो। तो मेरा जो पहला गोल मैंने सेट किया था कि मुझे इस इंडस्ट्री से कार लेके आनी है। अक्सर सबका गोल कार का होता सही बात है। रेड कलर की i10, उस रेड कलर से बड़ा लगाव रहा है मेरा, क्योंकि मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया था तो लाल रंग की रेंजर साइकिल से मैं ट्यूशन पढ़ाता था। तो रेड कलर की i10 का मैंने टारगेट बनाया, और वो टारगेट था 6 जुलाई 2010। 2008 में मैंने बिज़नेस शुरू किया था, 2010 का वो टारगेट था। तो मैंने अपना पासवर्ड हर जगह 06072010, मेरे मोबाइल का पासवर्ड, मेरी ID का पासवर्ड, सब यही होता था। आपने पूछा क्या है 060720, सिंपल पासवर्ड क्यों नहीं डालता? बस ये पासवर्ड नहीं है, मेरा गोल है जो मुझे हर दिन हर पल याद दिलाता है कि इस डेट को क्या करना है। उतार चढ़ाव भी देखे, बिजनेस अप डाउन भी देखे, लेकिन सर आपका आशीर्वाद रहा, आपकी सिखलाई रही। 06072010, इस दिन मेरे घर में हुंडई की i10 नहीं, हुंडई की वरना खड़ी थी, जो कि एक बहुत लग्जरी गाड़ी उस टाइम पे मानी जाती है। थी। 2010 में तो वरना आज की मर्सिडीज और रोडी जैसी गाड़ी जी थी। जी सर, जी सर, वाइट कलर की वरना मैं लेके आया था, जो पहले ही दिन आपने ठोक दी थी। जी सर। सुमुहूर्त था। जी सर, आपने बोला था कि इतनी सारी आई हैं। जी सर, जी सर, जी सर। वो खुशी का पल वो था। मेरे जीवन का मतलब अनमोल एक पल बोल सकता हूँ मैं उसको, कि जिसने साइकिल से ट्यूशन पढ़ाई, वरना लाना एक बहुत बड़ा गोल था, बहुत बड़ी खुशी थी सर। मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे गांव में
भी शायद एक आध गाड़ी छोटी मोटी इस टाइम पे होगी जब मैं इस बिज़नेस से वरना लेके। शुरू के दिनों में कोई बेस्ट एक्सपीरियंस बताओ डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद, जो बेस्ट हो, जो बहुत अच्छा फील आया यार मैं डायरेक्ट सेलिंग कर रहा हूँ, इट्स वेरी गुड फॉर मी। सब अच्छा फील तब आता था जब मैं शो वगैरह में जाते थे हम लोग, और वहाँ बड़ा अच्छा सम्मान भी मिलता था। अच्छा। सर बोलते थे लोग, सम्मान मिलता था, स्टेज से बोलने का मौका मिला। मैंने मेरे जीवन में पहली बार स्टेज डायरेक्ट सेलिंग में देखा। मैंने मेरे जीवन में लेदर शूज़ पहली बार डायरेक्ट सेलिंग में पहने हैं, टाई डायरेक्ट सेलिंग में आके पहनी मैंने पहली बार, क्योंकि जिस स्कूलों से हम पढ़े थे वहाँ चीज़ों का कोई मतलब नहीं था। तो मैं बोलता था कि यार पैसा तो मिलता ही मिलता है, लेकिन यहाँ जो पहचान और जो सम्मान मिलता है ना, वो दुनिया में कहीं नहीं मिलता। वो सम्मान ने आपको बहुत आकर्षित किया बहुत आकर्षित और उसने बड़ी खुशी दी आपको, और वो आपका बेस्ट एक्सपीरियंस जी था। सर। जैसा कि हमको पता है कि आपकी ये तीसरी कंपनी है, जी सर। तो वो पहली कंपनी में क्या हुआ था, क्यों छोड़ दिया आपने? सब कुछ अच्छा चल रहा था सर, आप साथ थे, और मुझे ऐसा लगता है कि उस कंपनी में आज हमने बहुत लोगों को देखा है परेशान हो गए, रो रहे हैं। हमारा ग्रुप एक ऐसा ग्रुप था जिसका कोई भी व्यक्ति आज हम उठा के देखें जो ये नहीं बोलेगा मैं बर्बाद। हमने वहाँ भी पैसा कमाया था। कमाया था। जी सर, सब ने पैसा कमाया था वहाँ भी। एक ही कंपनी में लोग रो रहे हैं और उसी कंपनी में एक ग्रुप पैसा कमा रहा है। कुछ तो अलग था, और वो अलग थे आप। आपकी शिक्षा, आपकी गाइडलाइन, आपका एजुकेशन, आपके तरीके, आपका डेडिकेशन, ये सारी चीज़ें। लेकिन अचानक लाइफ में सब कुछ हमारे हिसाब से नहीं होता है। वहाँ पे इंश्योरेंस होता था, रिलायंस का लाइफ इंश्योरेंस था। 15,000 रुपये लेते थे, और हमें ऐसा लगता था कि एटलीस्ट जिससे पैसा ले रहे हैं हम वर्थ दे रहे हैं उसको, कल को कुछ हो गया बीवी बच्चों को पैसा मिल जाएगा। लेकिन हमें नहीं पता था इंश्योरेंस, हम जानते नहीं थे। हमें तो जो बताया गया वो हमने बेचा। 3-4 साल बाद जब रिन्यू कराने का टाइम है, वापस लेने का टाइम आया, तो पता चला कि जो कंडीशंस बताई गई थी वो नहीं थी, अलग थी। और तुरंत की तुरंत हमें पता चला कि कंपनी में अब हम इंश्योरेंस नहीं बेच सकते, क्योंकि IRDAI की गाइडलाइन आ गई थी कि जो लाइसेंस होल्डर है वही पॉलिसी सेल करेगा, कॉर्पोरेट एजेंट। तो हमें ऊपर से आदेश मिला कि इंश्योरेंस बंद करो। और जबकि मुझे अच्छे से याद है कि पूरी कंपनी मिलकर इतना इंश्योरेंस नहीं बेचती थी जितना हमारा आपका ग्रुप बेचता था। वहाँ के डायरेक्टरों ने अलग से हमें एक ट्रेनिंग भी दी थी जयपुर के अंदर, क्योंकि हमने एक क्वार्टरली में शायद 800 इंश्योरेंस बेचा। गिफ्ट में दी थी। गिफ्ट में दी थी एक ट्रेनिंग। अच्छा खासा काम चल रहा था, और आप भी ये बोलते थे कि एटलीस्ट किसी की लाइफ सेव कर रहे हैं, किसी को इंश्योरेंस देकर उसका पैसा भी सेव करा रहे हैं हम, और उसका जीवन भी सेव करा रहे हैं, एक अच्छा काम। अचानक से मैसेज मिला कि इंश्योरेंस छोड़ दो, अभी आपको सूट, साड़ी, जूते, घड़ी, ये तामझाम बेचना पड़ेगा। और जिसको सुनकर आप एक बार बहुत बौखला गए थे, नाराज़ हो गए थे, यार ये तामझाम नहीं बेचेंगे हम। लेकिन ऊपर वालों ने बताया, आदेश दिया कि संजीव, उस मीटिंग में मैं साथ बैठा था आप, अच्छा। जो आपने विरोध किया था, कि संजीव चलते काम में रोड़ा नहीं अटकाया करते, बेचो कोई बात नहीं है। और आपने अपलाइन की बात को मान के और हमें फिर से आदेश दिया, बेटा कोई बात नहीं, लास्ट ट्राई, एक नई शुरुआत हम फिर से करते हैं। और फिर से शुरुआत करी, लेकिन 1 महीने के अंदर ही पता चल गया, एक कड़वा अनुभव मुझे भी हुआ, एक आपको भी हुआ, कि यार इस प्रोडक्ट में दम नहीं है, हर व्यक्ति की नीड नहीं है ये प्रोडक्ट, हर व्यक्ति की, ये प्रोडक्ट हमें थोपना पड़ रहा है ज़बरदस्ती। हर व्यक्ति सूट नहीं पहनेगा, किसान आदमी सूट नहीं पहनेगा, गांव का आदमी सूट नहीं पहनेगा, ज़बरदस्ती चिपकाना पड़ रहा है। और आपने फिर एक ही बात बोली थी मीटिंग करके कि मैं किसी को लूट नहीं सकता, किसी को ठग नहीं सकता। हम इस इंडस्ट्री में पैसा कमाने आए थे, लोगों को कमवा के, लोगों के दिल जीत के, लेकिन उल्टी सीधी बातें सुनने को मिल रही हैं, प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं है। आज के बाद मैं डायरेक्ट सेलिंग नहीं करूँगा। और हम सब शॉक्ड रह गए थे आपका वो फैसला सुन के, क्योंकि किसी व्यक्ति का बिजनेस ना चल रहा हो, परेशान हो, टूट गया हो, वो बोले मैं बिजनेस नहीं करूँगा, तो समझ में आता है। लेकिन जो व्यक्ति 2-2 आईडी पे डायमंड हो और रनिंग इनकम आ रही हो, कैपिंग लग रही हो, वो व्यक्ति बोले कि मैं प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मैं बिजनेस नहीं करूँगा। लाखों रुपए में कमाते, लाखों रुपए आप कमाते थे, क्रूज गाड़ी मेंटेन करते थे, जयपुर में अच्छा घर था, और आपने फैसला लिया। और वजह थी उन प्रोडक्ट में क्वालिटी, कमियाँ, बहुत सारी चीज़ें होना, और इसके ऊपर काफ़ी बहस भी हुई थी। और मुझे याद, एक डायरेक्टर बैठे थे वहाँ के, उन्होंने बोला था कि संजीव, अच्छे पैसे कमाने तो घटिया प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा। और आपने बोला था कि संजीव कभी जीवन में गाली खा के पैसा नहीं कमाएगा, जाके ATM पे नौकरी कर लेगा, लेकिन लोगों की गालियाँ नहीं खाएगा, किसी को बद्दू वाले के पैसा नहीं कमाएगा। और मेरे जीवन का एक्सपीरियंस ये है 17 साल का, कि पहला व्यक्ति देखा था जो रनिंग इनकम पे कंपनी छोड़ के चला गया था। बद्दुआ तो फिर आप लोगों ने भी दी थी ना? सर देना तो
वजह थी। हमने कैरियर झोंक दिया था, सब कुछ लगा दिया, तो हमें ऐसा लगा था अब क्या होगा। मेरी पूरी टीम जब मैं छोड़ के चला गया कि मैं डायरेक्ट सेलिंग नहीं करूंगा तो बहुत दुआ दे। सर आप तो नौकरी कर लोगे एटीएम पे जाकर, हमारे पास तो वो भी नहीं थी। अच्छा, मैं एटीएम की नौकरी करता। एक आपने बोला था ना, बोला नौक कर सकता हूँ लेकिन मैंने बोला था कि मैं Yes. नौकरी कर सकता हूँ लेकिन ये किसी की घटिया बात प्रोडक्ट नहीं बेचूंगा। तो हमने बोला हम क्या करेंगे। लेकिन हमारे बहुत लोग नाराज भी हुए थे, वो तो बाद में कुछ सालों में उन्हें पता चला कि क्या सही सही क्या गलत फैसला था, जीवन का एक बहुत अच्छा लेकिन फैसला। लोग हमारे बड़े नाराज हुए थे, खासकर तुम बोले मेरी तो जिंदगी हमारा कैरियर लग गया। अपलाइन मेरा कैरियर लगाकर आप छोड़ के जा रहे हो। तो मैं बोला रितेश यार मैं कुछ नहीं कर सकता, और तुम लोगों को जो करना है जहाँ जाना है वहाँ चले जाओ। बहुत से लोग थे जो अलग अलग कंपनी में चले गए, तो तुम भी तो किसी कंपनी में गए थे, दूसरी कंपनी में। जी सर, जब बिखराव होता है तो बोलते हैं ना विष और अमृत दोनों चीज़ें निकलती हैं। तो हमारा कैरियर मैंने डायरेक्ट सेलिंग को मान लिया था। मेरे छोटे भाई हैं। हाँ तो करते क्या, मैं कौन सा नौकरी दे सकता था तुम्हें। जी मेरे पास क्या था, मैं खुद ही छोड़ चुका था, मैं क्या करता फिर। तो सर कैरियर मान लिया था। छोटा भाई अरुण चौधरी आप जानते, वो तो रोने लग गया था, बोला भाई ज़िंदगी बर्बाद हो गई, कैरियर ख़राब हो गया, ये हो गया वो हो गया। तो मैंने उसको समझाया कि कोई नहीं, घर जाके तू अपना खेती कर ले, दूसरा ऑप्शन है दुकान कर ले, तीसरा ऑप्शन है तूने आईटीआई की हुई है नौकरी कर ले। बोला आप क्या करोगे। बोला मैं तो नेटवर्किंग करूँगा। बोला क्यों। बोला एक बात समझ, मेरा जो भविष्य है ना, मुझे संजीव सर ने एक बात समझाई थी कि मेरा जो भविष्य है ना वो डायरेक्ट सेलिंग है, ना कि कंपनी। अगर डॉक्टरी कोई अच्छा व्यक्ति है, काबिल व्यक्ति है, बात आपने मुझे एक बार समझाई थी अपने क्वार्टर पे बैठ के कि बेटा अगर कोई डॉक्टर है, वो काबिल डॉक्टर है, उसके अंदर हुनर है, काबिलियत है, अगर कल वो हॉस्पिटल में जॉब कर रहा है और किसी वजह से वो हॉस्पिटल बंद हो जाए तो डॉक्टर क्या करेगा। दूसरा हॉस्पिटल कर लेगा, तीसरा कर लेगा, जम्मू की। सही बात। जी सर, तो मैंने बोला था मेरा करियर डायरेक्ट सेलिंग है, ना कि ये कंपनी। अगर इस कंपनी में दिक्कत आई है तो मैं डायरेक्ट सेलिंग करूँगा। और मैंने बस सर्च करना शुरू कर दिया। कौन सी कंपनी में गए थे। लोगों ने मुझे समझाया कि अगर डायरेक्ट सेलिंग में लंबा करियर देखना है, बड़ा करियर देखना है, तो यूएस की कंपनी पकड़ो, क्योंकि हिंदुस्तान की कंपनियां तो मुन्नी से भी ज़्यादा बदनाम हो चुकी थी उस टाइम पे। अच्छा। ये बोलता था कि हिंदुस्तान की कंपनियों में कैरियर नहीं है, यूएस की कंपनी करो और हेल्थ में जाओ, वेलनेस में जाओ। तो हमें किसी ने बताया कि एक कंपनी आई है, अच्छा प्रोडक्ट लेके आई है और हेल्थ का प्रोडक्ट है, मोरिंगो। तो वो यूएस की है। वो तो हमें बाद में पता चला जब मैंने एक दिन उसके टॉप लीडर को बैठाया और मैंने बोला सर आपको आपके बच्चों की कसम है, मैंने अपना कैरियर लगाया है, मुझे झूठ मत बोलना। कई कंपनी वाकई में यूएस की है, क्योंकि जो एड्रेस उन्होंने दिया हुआ था कैलिफोर्निया का, मेरा पंजाब की टीम से एक बंदा वहाँ रहता था और वो दिए हुए एड्रेस पे पहुँच गया और सर वहाँ कुछ नहीं था। तो जब मैंने उनको पूछा तो पता चला कि कंपनी चेन्नई की है। देखो बोला हमारे देश में कमाल के लोग हैं, यूएस का एड्रेस लाके पूरे देश को बेच दिया है। इंडिया की कंपनी यूएस, बोला कितनी कैसी सोच के लोग हैं, ऐसे पवित्र बिजनेस में इस तरह के काम करते हैं। फिर वहाँ कैसा रहा आपका कैरियर। वहाँ भी सर अच्छी मेहनत करी और दोबारा से नेटवर्क बिल्ड किया, क्योंकि ये भी आपकी सिखलाई थी। जब पहली बार नेटवर्क टूटा था तो आपने एक बात बोली थी कि बेटा ये जो लोग आए थे इन्हें कौन लाया था, इन्हें भी तो हम लाए थे। जो हमारे पास कोई अनुभव नहीं था, अचीवमेंट नहीं थे, कुछ नहीं थे, तब हम इतना बड़ा नेटवर्क ला सकते हैं, तो हम दोबारा भी खड़ा कर सकते हैं। और आपकी वही सिखलाई यहाँ पे काम आई। हमने एक दोबारा से जीवन की एक नई शुरुआत करी। हमने सोचा ट्रेडिशनल में भी तो नुकसान होते हैं, लोग जीरो से शुरुआत करते हैं, फिर जीरो से शुरुआत करी और फिर 2-2.5 साल काम करके, मेहनत करके एक अच्छा पैसा, एक अच्छा मुकाम, एक सब कुछ सेटअप कर लिया दोबारा से। तो वो बढ़िया चल रहा था आपका, तो फिर असली में क्यों है। सब कुछ अच्छा चल रहा था सर, लेकिन बोलता नहीं भगवान भी कोई चीज़ है इस दुनिया में, और वो जो करता है अच्छा करता है। सब कुछ अच्छा चल रहा था और पहली प्रॉब्लम आई प्रोडक्ट को लेके। प्रोडक्ट की शॉर्टेज होने लग गई। अननेसेसरी प्रोडक्ट ज़बरदस्ती उन्होंने डालना शुरू कर दिया, स्टेम सेल वगैरह, जिस पे दुनिया की साइंस आज भी रिसर्च कर रही है। उस प्रोडक्ट को कंपनी में लेके आ गए। मैंने डायरेक्टर से पूछा भी कि सर ये प्रोडक्ट तो वर्ल्ड लेवल पर रिसर्च चल रही है, आप कहाँ से ले आए। कि नहीं 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 सब चलेगा और बेचो। तो वही ज़बरदस्ती प्रोडक्ट को लेके जो हम एक दिन देख के आए थे, वही जो दोबारा होने लग गई और हमारा जो अपलाइन हुआ करता था वो इन्वेस्टमेंट में चले गए। इन्वेस्टमेंट प्लान में चले गए। और मुझे पता चला कि जिसके डाउन में काम करके मैं 10-10 लाख रुपए का धंधा देता हूँ वीकली, वो मेरी टीम में इन्वेस्टमेंट के प्लान कर रहा है। तो आपने क्या इन्वेस्टमेंट प्लान में उसके साथ। नहीं सर, इन्वेस्टमेंट का तो डे वन से ही माइंड सेट नहीं था, क्योंकि मुझे प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस समझ में आ चुका था। लालच नहीं है आपको। लालच, जब हमने मोरिंगो में बड़ी दिक्कतें आई मैनेजमेंट से, इन सब चीज़ों से, जब मुझे लगा कि अब ये शायद कंपनी आगे नहीं चल पाएगी, आपस में इतने पंगे, सीनियर लीडर्स में किसी से किसी को कोई मतलब नहीं, कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं,
कोई मैनेजमेंट नहीं, अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग, पैसा आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, किसी को कोई मतलब नहीं था। तो उस वक्त पे मैंने, क्योंकि चेले तो कहीं ना कहीं आपके ही थे, तो मैंने डिसीजन लिया कि हमें ये कंपनी आगे नहीं करनी है। और जो भी लोग मेरे साथ काम कर रहे थे, मैंने सेम आपके तरीके से उन लोगों को समझाया कि अब मैं मोरिंगो नहीं करूँगा। और मैंने वो मोरिंगो कंपनी 2016 में लगभग 2.25 साल मैंने करी थी, और टॉप 5-6 में मैं सर्वाइव करता था, इंडिया में टॉप 4-5-6 लोगों में आता था मैं वहाँ पे, और मैंने वो कंपनी छोड़ दी। फिर SLPS का मन क्यों किया? एक बार बड़ा इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जब मैं मोरिंगो कर रहा था, उसी टाइम पे मेरे पिताजी को अर्थराइटिस हो गया, गठिया, और धीरे धीरे इतना बड़ा कि उंगलियां मुड़ने लग गई, और काफ़ी हम परेशान हो लिए डॉक्टरों को दिखा दिखा के। अचानक हम टच में रहते थे, बातचीत करते थे, और मुझे याद है घर पे भी आए बीच में मैं एक तो दो बार। मोरिंगो में भी ट्रेनिंग सिखाई थी। जी, मुझे वो ट्रेनिंग मेरी मोरिंगो की बेस्ट ट्रेनिंग साबित हुई। SLPS कंपनी का मैं डायरेक्टर था, और मोरिंगो में तुम्हारा मुझे आता है फ़ोन, मुझे याद है, और SLPS खुले हुए साल भर भी नहीं हुआ था, और मैंने तुम्हें पूरी ट्रेनिंग लिखी। मैं लखनऊ ट्रेनिंग लेने जा रहा था, कंपनी लेवल की ट्रेनिंग। हाँ, कि मगर जा ये ट्रेनिंग दे मोरिंगो में। मैंने आपको फ़ोन किया कि गुरुजी कल पहली ट्रेनिंग होने जा रही है मेरी, क्या करना है। तो मुझे आपने वो ट्रेनिंग दी थी, 1-1.5 घंटा सुनाई थी, रिकॉर्ड कराई थी कि डायरेक्शन, डिसीजन, इन सब चीज़ों को बना के। और मेरी ट्रेनिंग मोरिंगो में, उसने मुझे सच में जो पहचान मुझे मोरिंगो में दिलाई थी, वो उस ट्रेनिंग के बाद मुझे पहचान मिली थी। तो टच में रहते थे। मैं एक दिन यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था, तो स्क्रॉल करते हुए मुझे एक वीडियो सामने आया SLPS वेलनेस का। वो देखने को मैं रुका क्यों, क्योंकि जो समस्या मेरे घर में थी सेम मुझे वीडियो में दिखी। एक 70-75 साल की अम्मा, वो वीडियो आज भी यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। 70-75 साल की अम्मा बता रही थी, हरियाणा की वीडियो, कि मेरे गोडों में दर्द रहता था। हाँ, सही है, शुरू करो। चल नहीं पाती थी, और ये डब्बा पिया है ना, उसको कंपनी का नाम पता ना डब्बे का नाम पता, और 2.5 डब्बा पी लिया। आज मैं भैंस का दूध निकाल देती हूँ, और जब घूमने जाती हूँ तो मेरी बहू कहती है कि अम्मा जवान हो रही है, ऐसे कह के हंस देती है। मैंने आपको फ़ोन किया क्योंकि मैं परेशान था कि सर क्या भैया बोलता था उस टाइम पे मैं, कि ऐसे ऐसे बात है, क्या ये वाकई में सच है वीडियो, या आपने बनवा के डलवाया है? तो आपने बोला कि रितेश, ह्यूमन नेचर है, अगर कोई व्यक्ति अपने प्रोडक्ट के बारे में बात करेगा तो सामने वाले को लगता है कि शायद ये बेचने की वजह से कर रहा है, लेकिन मैं कंपनी चला रहा हूँ, 1-2 प्रोडक्ट बेच के कुछ नहीं होगा। तू काम धाम छोड़, कंपनी छोड़, तू पिताजी के लिए प्रोडक्ट मंगा, क्योंकि मेरे घर परिवार से भी आप अटैच रहे हो, और घर में भी आना जाना रहा है, मेरे हर सुख दुख में घर तक साथ रहे हो। तो आपने बोला पिताजी के लिए प्रोडक्ट मंगा, और वो प्रोडक्ट आपने रिकमेंड किया था थंडर ऑर्थो JC ऑयल। 2 महीने का प्रोडक्ट मंगाया। जब वो प्रोडक्ट पिताजी को मैंने दिया, तो लगभग 15-20 दिन, महीना बाद पिताजी को मैंने पूछा क्या स्थिति है, तो उन्होंने बोला जो ज़्यादा पेन, जकड़न होती थी उसमें थोड़ा रिलीफ है। तो मुझे लगा आयुर्वेद है, स्लो रिजल्ट आएगा, लेकिन अगर इतना भी है तो, क्योंकि डॉक्टरों ने मना कर दिया था, घुटने चेंज करने पड़ेंगे, बोल दिया था, जो ख़राब हो गया उसको रिकवर नहीं कर सकते, और अर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है जो कभी क्योर नहीं होती है। फिर एक प्रोडक्ट मैंने सिस्टर को यूज़ कराया थायराइड में, जो मेरी बहन अहमदनगर में थे उनको, और मुझे प्रोडक्ट में अच्छा लगा, प्रोडक्ट में रिजल्ट आया। और मुझे ऐसा लगा कि अगर प्रोडक्ट में दम है तो मेहनत तो हम करना जानते हैं, एक्सपीरियंस भी पुराना, सीखे हुए भी हैं, तो फट्टे चक देंगे। और वो मेरा मन बना प्रोडक्ट को देख के कि हमें SLPS करनी चाहिए। तो रितेश सर, पिछली 2 कंपनियों में मिला जुला आपका एक्सपीरियंस रहा, कुछ पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव, कुछ गुड एक्सपीरियंस, कुछ बैड एक्सपीरियंस। तो जब आप SLPS ज्वाइन किया तो मतलब आप में वही पॉजिटिविटी थी, या कोई डर था, फिक्र था कि अब क्या होगा, कैसे होगा, या बिल्कुल एकदम पॉजिटिविटी के साथ ही आप आए थे और आपको लग रहा था सब यहाँ अच्छा ही होगा? जब डिसीजन ले रहा था तो उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट का थोड़ा बोलबाला हो चुका था। कुछ लोगों ने बोला कि यार आज तुझे इस इंडस्ट्री में 9 साल हो गए, आज भी उसी मुकाम पे खड़ा है जहाँ से शुरुआत की थी, तो हमें लगता है कि ये बदलना चाहिए तुझे, प्रोडक्ट बेस का ज़माना जा चुका है, इन्वेस्टमेंट काम करना चाहिए, रातों रात पैसे बनते हैं, जितनी मेहनत तूने यहाँ की है इतनी मेहनत यहाँ कर ली होती तो शायद कितने करोड़ का मालिक होता। लेकिन ये एक अलग सच्चाई थी, जो रियल सच्चाई थी इन्वेस्टमेंट वगैरह की, वो भी मैं जानता था। और मैं लोगों को एक ही बात बोलता था कि अगर भूख लग रही है, रोटी ना मिले तो कीचड़ थोड़ी खाएंगे, गलत काम कभी नहीं करेंगे, करेंगे तो प्रोडक्ट बेस ही करेंगे। और मेरी यही जिद थी कि मैं कभी भी जीवन में डायरेक्ट सेलिंग करूंगा और प्रोडक्ट बेस ही करूंगा। तो ये वजह मुझे SLPS की तरफ खींच के लेके आई थी, इसके प्रोडक्ट के रिजल्ट। डर नहीं लगा कि भाई अब तीसरा चांस है, अगर यहाँ फेल हो गया तो अचीवमेंट नहीं है, तो ऐसा कोई डर फिक्र था, या कॉन्फिडेंस था कि नहीं सब कर लेंगे? नहीं सर, डर नहीं था। डर नहीं था? डर नहीं था। वो डर तो मेरी पहली 2 घटनाओं ने निकाल दिया था। सबसे पहली घटना अहमदनगर वाली, और फिर वो डर नहीं था। हमें लगता था कि नेटवर्क बना देंगे, प्रोडक्ट में दम होना चाहिए, प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए।
तो आप तो पिछली कंपनी में टॉप 5 में थे, तो आपके साथ बहुत हज़ारों लोग आए होंगे। कोशिश करी, शुरुआत करी, और शुरुआत में बड़े एफर्ट किए उन लोगों को कि ये लोग साथ में आएंगे तो शायद काम अच्छा होगा, लेकिन कोई साथ नहीं आया। और एक बड़ा अच्छा सा इंसिडेंट मुझे याद आ रहा है कि जब मैं पुराने सारे लोगों को ट्राई किया तो उन्होंने यही बोला कि पहले तुम ट्राई कर लो, पहले तुम दिखाओ, क्योंकि उन्हें एक फेलियर का दिखाई देता था कि शायद हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो आपने मुझे देसी भाषा वाली कहावत सुनाई जब मैं परेशान होकर आके बैठा कि बेटा आज मैं तुझे जीवन का एक राज सिखाता हूँ। मैं बताओ सर, दूसरे ऑफिस की, पुराने ऑफिस की बात है। बोला अगर तुझे सफल होना है ना तो पहले तो फ्रेशर से काम स्टार्ट कर, फ्रेश लोगों के पास जा, क्योंकि जो पुराने लोग हैं ना वो तुम्हारी सफलता कम असफलता को ज़्यादा जानते हैं। और पुराने लोगों के पास बार बार जाके उन्हें कन्विंस करना, ऐसे जैसे गांव में बोलते हैं ना, बाकड़ी भैंस का दूध निकालना, वो दूध कम देगी लात ज़्यादा मारेगी, तो ये काम कम नखरे ज़्यादा होंगे। इसलिए फ्रेशर बेल्ट पे काम शुरू कर, और जब अचीवमेंट आएगी ये लोग अपने आप आ जाएंगे। और उससे भी महत्वपूर्ण सलाह जो मेरी काम आई, आपने मुझे एक शब्द बोला था कि रितेश बेटा रीजनेट योरसेल्फ। अगर वाकई में सफल होने आया है ना तू, पहले तो आना ही मत। अच्छी खासी कंपनी चल रही है, ठीक ठाक काम चल रहा है, ये धब्बा मत मुझ पे लगाना कि एक लीडर आया और फेल हो गया। सही बात है। तो मैंने वो सोचा मेरा लीडर, वो मेरा सिखाया हुआ लीडर। हाँ। जानते हैं मेरे से फेल होने मत आना, आना मत चलेगा, लेकिन फेल मत होना। तो मैंने गुरुजी आशीर्वाद रखना, गाइडलाइन रखना सर, फट्टे चक देंगे। तो आपने मुझे एक शब्द बोला, रिजनेट योरसेल्फ। मैं सर ये क्या होता है? तो आपने बताया कि जब कोई लीडर 1-2-4 साल काम कर लेता है, 1-2 कंपनियों का एक्सपीरियंस ले लेता है, तो उसके दिमाग में सफलता असफलता घुस जाती है जो उसे काम नहीं करने देती, और वो लीडर भी बन जाता है। लीडर का एक ताज पहन लेता है। आपने बोला था लीडर का एक ताज पहन लेता है, सेल्फ मेड लीडर, जो कि ना किसी यूनिवर्सिटी से मिलती है डिग्री, ना कहीं से कोई नेता वगैरह कोई देता है, वो एक सेल्फ मेड ताज पहनता है, आई एम ए लीडर। और जब वो कोई काम करता है, अगर वो सफल है तो सफलता सड़ सड़ के बोलती है, मैं प्लान क्यों करूं, मैं फॉलो क्यों करूं, मैं तो माइक लेके बोलने वाला व्यक्ति हूं। और वो असफल है तो असफलता बोलती है, यार पहले भी ऐसा हुआ था, मैं लिस्ट क्यों बनाऊं, पहले भी बनाई थी, मैं गोल सेट क्यों करूं, पहले भी। अगर तुझे सफल होना है तो पुरानी सारी बातों को भूल के उससे एक एक्सपीरियंस लेना, और ये मान के शुरुआत करना कि जीवन की एक नई शुरुआत है। तेरा वही जोश, वही जुनून, वही पागलपन, वही विश्वास जो अहमदनगर में था, वही मुझे दोबारा चाहिए। बेटा 6 महीने के लिए हाथी से उतर जा और फिर दोबारा चढ़ जाना। वैसे रितेश सर के बारे में मैं भी कहना चाहूँगा, मुझे पूरी आपकी जर्नी का पता है। अब तो ये दुनिया जाने आपकी जर्नी, इसलिए हम साथ में बैठे हैं कि आपके पास कोई भी पुरानी कंपनी का सिंगल व्यक्ति कई महीने नहीं आया था, और बाद में भी 1-2 ही आया। नहीं, एक आया था बस। और आपने पूरी टीम, एक फ्रेशर जैसे डायरेक्ट सेलिंग में निकलता है घर से, नई लिस्ट, नए कॉन्टैक्ट, फेसबुक पे बात कर करके, और ये क्राउन डायमंड का सफ़र आपने बिल्कुल नए लोगों से किया है रितेश सर। ये सबको पता होना चाहिए, और ये बहुत बड़ी आपकी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी मैं कह रहा हूँ अचीवमेंट है। इतनी मतलब 8 साल तक आप 2 कंपनी में रहते हो, फिर वही हिम्मत, वही जज्बा, वही जुनून, थकावट नहीं, एनर्जी में लो नहीं, जज्बा लो नहीं, और करके दिखा दिया आपने। और अब तो काफ़ी अच्छी टीम आपकी है, काफ़ी अच्छा बिजनेस आपका आता है। अच्छा रितेश सर, एसलीपीएस वेलनेस में आने के बाद, जैसे पहले आपका एक्सपीरियंस रहा और यहाँ, दोनों में क्या अंतर महसूस करते हो, उन 2 कंपनियों में एसलीपीएस में, कि यहाँ क्या बेहतर लगा आपको? सबसे मेन था सर प्रोडक्ट, सबसे मेन इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट। क्योंकि मार्केट में जो सबसे पहली सेल आप बोलते हो हमेशा जो होती है हमारी मेहनत से होती है, टैलेंट या फेस वैल्यू से होती है, लेकिन रिपीट ऑर्डर जो आता है वो मेहनत, टैलेंट या फेस वैल्यू से नहीं आता, वो आता है प्रोडक्ट। जी, प्रोडक्ट में दम होना चाहिए, क्योंकि लोग यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट लेने आते हैं। तो सबसे जो महत्वपूर्ण लगा था मुझे एसलीपीएस में आने के बाद, तो प्रोडक्ट लगा था कि प्रोडक्ट में दम है, काम कर जाएंगे। और आप कर गए? और कर गए। तो रितेश सर, पहले से हमने साथ में काम भी किया है, हमेशा से एक प्रॉब्लम आपके सामने बनी रही है कि यार रितेश सर की हाइट बहुत छोटी है, और ये थोड़े चॉकलेटी हैं, और मतलब इनको जो है ना लोग बच्चे समझते हैं। अब अगर मैं अभी भी किसी को दूर से बोलूँ ना ये कौन जा रहा है, तो आपकी एज छोड़ दो, वो बोला 20 साल का बच्चा जा रहा है कोई। तो इस वजह से जो अच्छी एज लोग, अच्छे मैच्योर लोग आते थे, वो आपसे कन्वेंस नहीं होते थे, कन्वर्ट नहीं होते थे, आपकी कोई बात नहीं सुनते। तो ये हमेशा से हडल रहा है आपके, इसको कैसे मैनेज करते हो? शुरुआत जब हुई थी तो ये ज़्यादा था, क्योंकि 24-25 साल की एज में मैं आ गया था बिजनेस में, तो उस टाइम पे तो और भी ज़्यादा बच्चा सा दिखता था। तो आपने समझाया था कि रितेश मैं जानता हूँ तुझे लोग हल्के में ले लेते हैं, बच्चा समझते हैं, इसलिए 3rd फेज़ का सहारा ले। कोई ऐसा अपलाइन देख
जो मैच्योर फेस रखता हो, एक अच्छा एजेड हो, पर्सनैलिटी अच्छी हो, अपलाइन का सहारा ले, थर्ड फेस का सहारा ले और उसको साथ रख के, उसको सामने रख के, और फेस वैल्यू उसकी, मैच्योरिटी उसकी और टैलेंट तेरा, फटे चक देगा। तो आपने ऐसे ही किया? जी सर, जी सर, हमेशा आपको, महिपाल सर, गुरुजी को, इन सबको सामने रखता था और पीछे से ट्रेनिंग हम ले लेते थे। आप हमेशा एक मैच्योर थर्ड पे जो थोड़ा एज सा दिखे उसको साथ रख, उसको साथ रखना। टैलेंट आपका, प्लान आपका, भाई बैठा रहे बस। ये जो लोगों के अंदर ये भावना है ये तेरे को देख के खत्म हो जाएगी, बाकी सब कुछ मैं कर लूँगा। 10 मिनट बाद बता देता था मैं कि मैं बच्चा नहीं हूँ। सर 8 साल का सफ़र, मेहनत तो डायरेक्ट सेलिंग में दिन रात होती है, थके नहीं थे क्या? थके थे सर, लेकिन इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। ऐसा लगता था कि इस बिज़नेस को मैं जान चुका था, समझ चुका था। मुझे पता था कि जो बिज़नेस दे सकता है, दुनिया का कोई काम मुझे नहीं दे सकता। और मैं हमेशा लोगों को बोलता था, भाई को मैंने बोला था कि भाई देख, अगर चवन्नी है खोई है ना तो यहीं मिलेगी, दूसरी जगह ढूंढने से कोई फायदा नहीं है। तो एसलीपेस में आने के बाद पहली अचीवमेंट क्या रही? एसलीपीएस में जो मेरी शुरुआत हुई थी वो अगस्त 2017 में हुई थी। और शुरुआत मैंने करी, और प्रोडक्ट के रिज़ल्ट ही बोलूँगा मैं तो, क्योंकि नॉलेज मुझे हेल्थ वगैरह, मैं मैथ का स्टूडेंट रहा हूँ, ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, बस प्रोडक्ट के अच्छे रिज़ल्ट आते चले गए। और शुरुआती दौर में हमारी मेहनत और टैलेंट कम और प्रोडक्ट के रिज़ल्ट ने ज़्यादा साथ दिया। और उसकी बदौलत क्या हुआ सर, 29 अगस्त 2017 को मैंने पहला चेक लिया था, शुरुआत की थी, और 12 जुलाई 2019 को आपके आशीर्वाद से मेरे घर में जगुआर जैसी कार खड़ी थी। मतलब 23 महीने में? 23 महीने के अंदर घर पे जगुआर खड़ी थी। जो काम 8 साल में नहीं हुआ वो 23 महीने में 23 महीने में हो गया, बिकॉज ऑफ एसलीपीएस वेलनेस। चलो ये हमारे लिए भी गर्व की बात है। बहुत बहुत बधाई रही आपको। थैंक यू। उस जगुआर कार की, लाल कलर की रेड कलर की जगुआर, रेड कलर से कुछ ज़्यादा ही प्यार है आपको। वो लाल रंग की रेंजर साइकिल हमेशा याद रहती है, जहाँ से मैंने जीवन की शुरुआत करी है। तो रितेश सर, आप दोनों भाई, एक आपके छोटे भाई और हैं, दोनों ही डायरेक्ट सेलिंग करते हो और दोनों टूरिंग पे भी रहते हो, घर से बाहर ही रहते हो ज़्यादातर, क्योंकि बुलंदशहर में आपने घर बनाया है, लेकिन बिजनेस तो आपका पूरे हिंदुस्तान में ही है और जाना आना ज़्यादातर बाहर ही घूमते रहते हो। तो कैसे मैनेज करते हो फैमिली लाइफ और बिजनेस, दोनों चीज़ों को कैसे मैनेज करते हो? आपने सिखाया है कि व्यापारी की पर्सनल लाइफ नहीं होती है। यार हर जगह आप मुझे मुद्दा बना देते हो। सर आपकी बदौलत है, आपकी शिक्षा, आपका डेडिकेशन। अब आपने तो फौज में रहते हुए सब कुछ मैनेज कर लिया था, हम तो सिविलियन थे, फिर भी हमें तो आज़ादी थी, मतलब कहीं भी जाने आने की। हालांकि घर परिवार ने बड़ा साथ आप यहाँ दिया। मत बोलो, मैंने सिखाया नहीं तो आपकी वाइफ डंडा लेके ढूंढेगी मेरे को। नहीं सर, वो बोलती है कभी कभी कि संजीव सर से मिलूंगी और पूछूंगी कि ये घर पे कब रहेंगे। तो सर पिताजी ने बड़ा साथ दिया और वाइफ ने भी बड़ा साथ दिया, क्योंकि कई वक्त ऐसे होते थे कि बच्चा घर पे बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट करना है, मैं सिलीगुड़ी ट्रेनिंग ले रहा हूँ, तो घर वाले सपोर्ट नहीं करते, तो शायद जो अचीवमेंट आज हैं वो अचीवमेंट ना होती। घर वालों का, भाई का, पिताजी का, मेरी वाइफ का बहुत बड़ा साथ मेरे साथ रहा है कि हम दोनों भाइयों के अनुपस्थिति में उन्होंने घर को संभाला। कई बार बहुत ज़रूरत ऐसी होती थी कि हमारी ज़रूरत घर पे भी है और बिज़नेस में भी है। वैसे लोग जो हैं सिर्फ हमारी कामयाबी देखते हैं कि हम बहुत टैलेंटेड हैं, हम बहुत बड़े ट्रेनर हैं, मोटिवेटर हैं, प्लानर हैं, हमने फट्टे चक दिए। प्रैक्टिकली जो हमारा बैक सपोर्ट है ना, असली फट्टे वो चक रहा है, उसके बिना कुछ भी नहीं। जो हमारे बिना सब कुछ मैनेज कर रहा है। जी सर जी। तो क्रेडिट टू देम आल्सो भाई। परिवार, जिन्हों के परिवार संभाले हुए हैं, जिनके हस्बैंड, जिनके बेटे घरों से बाहर जाके डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं और पीछे से वो कोई तकलीफ नहीं होने दे रहे और सब तकलीफ़ों का डटकर मुकाबला कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा सहयोग होता है, दुनिया को नहीं दिखता है। उनके बिना संभव नहीं है। जी सर, जी सर। रितेश सर, एक कभी घटना हुई थी आपके घर पे, मुझे याद है कि आपके पिताजी बहुत बीमार हो गए थे और वेंटिलेटर तक चले गए थे, और मैंने देखा था उन दिनों में भी यार आपने कैसे बिजनेस मैनेज किया, क्योंकि आप इकलौते तो लीडर हो, खुद बिजनेस करते हो और सारे हिंदुस्तान में आपका बिजनेस फैला हुआ था, तो उन दिनों को कैसे मैनेज किया आपने, थोड़ा बताएंगे? वो सर मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा, मैं बोलूँ, स्ट्रगल टाइम, एक बहुत इमोशनल टाइम और एक बहुत मतलब जीवन का एक सीख देने वाला टाइम रहा है। मेरे पिताजी बड़े बीमार हुए और डॉक्टर एक मिस्टेक की वजह से वेंटिलेटर पर आ गए। हम उन्हें मैक्स हॉस्पिटल देहरादून लेके गए और वेंटिलेटर पे बोला जाता है कि 7 दिन, मतलब लास्ट है, 7 दिन के बाद नेगेटिव शुरू हो जाता है, और 4 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 10 दिन, और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, हर दिन डॉक्टर ये कहते थे कि अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और एक दिन मेरे जीवन का मैं कभी नहीं भूल सकता, 10 फरवरी की बात है,
जिस दिन मेरे डॉक्टर्स ने बोल दिया वहाँ से कि बेटा अब कुछ नहीं है, घर ले जाओ, और मैंने आपको फ़ोन किया था सर। मैंने रोते हुए आपको सारी कहानी बताई, वो सर ऐसे ऐसे बात है, और आपकी वो बात मेरे जीवन में, मतलब मैं मरते दम तक 7 जन्म नहीं भूल सकता। आपने बोला था कि बेटा पिताजी में जितना वजन है उतना पैसा लगा देंगे, पीछे मत हटना, कुछ भी करना, पिताजी का साथ मत छोड़ना, माँ बाप से बढ़ के कोई नहीं है। और सर उस बात ने मुझे इतनी हिम्मत दी कि मैं वापस डॉक्टर के पास गया और मैंने बोला कि क्या आप 100% गारंटी ले सकते हो नहीं बचेंगे? उन्होंने बोला कि 100% तो हम नहीं ले सकते, 1%, 0.1% हो सकता है, तो मैं उस 0.1% पे काम करूं। और बिल्कुल डॉक्टर्स ने मना कर दिया था। मल्टीपल ऑर्गन फेल, लीवर फेल, किडनी फेल, और कोमा में, ब्रेन काम नहीं कर रहा था, वेंटिलेटर पे थे, और 20-22 उनका वो जो अपना बोलते हैं ना उसको, लीवर से संबंधित जॉन्डिस हो गया था। तो मतलब कोई उम्मीद, डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए थे, मैक्स में भी। लेकिन बोलते हैं कि जीवन में पैसे के साथ साथ दुआएं भी कमानी चाहिए, और वो हिम्मत आपकी, हमने पिताजी को दोबारा से फिर से उनका ट्रीटमेंट शुरू किया, और 7-8 दिन बाद फिर से रिकवरी होना शुरू हो गई। और उस दिन मैंने देखा कि पैसे की ताकत क्या है और लोगों की दुआओं की ताकत क्या है। 29 दिन वेंटिलेटर पर रहने के बाद, जो कि शायद इंडियन मेडिकल हिस्ट्री में शायद रिकॉर्ड होगा, शायद हो सकता है, बड़ा 29 दिन बहुत बड़ी वेंटिलेटर बात है। पे होने के बाद रिकवरी शुरू हुई, और धीरे 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 पापा ठीक होने शुरू हुए, लोगों की दुआएं काम आई, और मेरा 12वां लेवल हुआ था उस टाइम पे, ब्लैक डायमंड हुआ था मेरा, 35-36 लाख रुपए आया था। सर अगर वो पैसा ना होता और आपका कंधे पे हाथ ना होता, सर पे हाथ ना होता, लोगों की दुआएं ना होती, तो आज पिताजी मेरे घर पे ना होते। पिताजी स्वस्थ हैं? पिताजी मेरे स्वस्थ और 100% फिट है। गॉड ब्लेस हिम, हमेशा स्वस्थ रहें, लंबा जीवन जिए, स्वस्थ जीवन जिए। तो रितेश जी है, ये सही बात है कि कुछ लोगों के माता पिता पैसे के अभाव में उनको छोड़ के चले जाते हैं, अच्छा इलाज ना मिलने के कारण, अच्छी दवाइयाँ ना मिलने के कारण। और हमारे बिज़नेस में इसमें कोई शक नहीं कि पैसे के साथ साथ अगर हम अच्छे तरीके से बिज़नेस कर रहे हैं तो दुआएं भी मिलती हैं। ये चीज़ भी देखी है सर मैंने। तो ये बहुत बहुत बड़ा, मैं तो कहूँगा आपकी लाइफ का एक मिरेकल है। रितेश सर, एक बहुत बड़ी खूबी है आपके अंदर कि आप हमेशा हंसते रहते हैं, पॉजिटिव बहुत हैं आप। ज़िंदगी में कभी भी आप आए, मतलब ये पिछले 16 साल की मैं बात कर रहा हूँ, शुरू के 6 महीने छोड़ दूँ तो, या 1 साल छोड़ दूँ, फिर आप कोई प्रॉब्लम लेके नहीं आए। सर एक काम है और उसका सॉल्यूशन क्या होगा, कर्म मैं लूँगा, और हमेशा अपने सॉल्यूशन पे बात करें। तो ये कैसे, मतलब इतनी पॉजिटिविटी कैसे? और फिर से मैं कहना चाहूँगा, आप बोलोगे बार बार मेरा नाम ले देता है। हम, मेरा मतलब बताओ। जी सर, मैंने देखा है सब चीज़ों के अंदर, मैंने हर परिस्थिति में, मैंने आपको शुरुआत में बताया, इतनी विकट परिस्थिति हमने बिजनेस में देखी हैं, और वहाँ भी मैंने आपको पॉजिटिव सोचते देखा था। डर नाम की चीज़ मैंने नहीं देखी, और वो चीज़ें धीरे 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 धीरे, कहते हैं ना कि मगरमच्छ के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता है, तो वो चीज़ें धीरे धीरे अपने आप डेवलप होती चली गई। मुझे ऐसा लगता था कि समस्याओं का रोना रोने से कभी हल नहीं निकलेंगे। जिस समस्या पे फोकस करोगे तो समस्या बड़ी दिखेगी, और समाधान पे फोकस करोगे तो समाधान बड़ा दिखेगा। तो ऑलवेज फोकस ऑन सॉल्यूशंस। आप बहुत सॉल्यूशन बेस्ड व्यक्ति हो, बहुत सॉल्यूशन बेस्ड लीडर हो, ये मैं कहना चाहूँगा। दूसरा, कोई आपकी टीम से चला जाए, कोई आ जाए चला जाए, कोई लीडर चला जाए, कोई ग्रुप टूट जाए, कोई टीम टूट जाए, आप बिल्कुल चिंता नहीं करते और आगे एक ही बात कहते हो, सर अब ये बताओ कि इससे बड़ा काम कैसे करना है, सर अब ये बताओ ये 100 आईडी पे लोग गए हैं, अब ये बताओ अगले 2 महीने में 200 आईडी कैसे लाऊंगा। मतलब इतनी, अभी भी इतनी हिम्मत बची हुई है आपके अंदर, इतने सालों बाद भी, मतलब बिल्कुल भी रुकने को तैयार नहीं हो, ये कर दूंगा ऐसे हमेशा। गीता का संदेश है सर, श्री कृष्ण भगवान ने कहा है, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। अपने कर्म पे बिलीव रखो, अपने आप पे बिलीव रखो। हमेशा ये लगता है मुझे कि मेरी वजह से कुछ गलत ना हो, मेरी वजह से कोई लीडर ना जाए, मेरी कमी की वजह से, मेरी मेहनत की वजह से, मेरी टैलेंट की वजह से, या मेरा घर छोड़ने ना छोड़ने की वजह से कोई लीडर ना जा पाए। मैं अपना कर्म 100% करता हूँ। चलो एक बात बताओ, आज आपका नेटवर्क पूरा क्रैश हो जाता है, जीरो हो जाता है, क्या फिर दोबारा खड़े हो पाओगे? जी सर, और तेजी से, और इससे तेजी भी से? तेज। अब ये नेटवर्क 7 साल में आया है, मैं विश्वास दिलाता हूँ सर, मैं वापस से 3 साल के अंदर यही मुकाम पे आपको मिलूंगा। तो फिर किस बात का डर? कोई डर नहीं है सर। जब आपको पता है कि मैं फिर बार बार खड़ा हो सकता हूँ, बार बार नेटवर्क बना सकता हूँ, इसलिए आपको डर नहीं लगता। आज मुझे सही सच्चाई पता चली है। आपने बताया तो लोगों को लाने वाले भी तो हमें, तो फिर से आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर। ये तो सब जीवन का उतार चढ़ाव है। कमाल हो रितेश सर, आप रियली कमाल हो, लाजवाब जज्बा है आपका। रितेश सर, एक और खूबी है आपकी,
जो मैं शेयर करना चाहूँगा कि कोई भी नई स्ट्रेटजी बनाओ, कोई भी नई प्लानिंग कि अब इस तरीके से काम करेंगे। अब जैसे अभी एक बात है कि भाई प्रोडक्ट और प्लान दोनों साथ में लेके जाएंगे, लीडर खाली हाथ नहीं जाएगा, या 10 में 10, 10 में 2 नहीं, 10 में 10, और प्रोडक्ट समझाना है, प्लान बाद में समझाना है, पहले प्रोडक्ट समझाना है। ऐसी कोई भी स्ट्रेटजी हो जो डेवलपमेंट की, या 10 कदम की बात हो, या सीक्रेट ऑफ सक्सेस की बात हो, या दिल्ली में फंक्शन, कोई भी स्ट्रेटजी जो बिजनेस को ग्रो करती है, आप वो व्यक्ति हैं कि कोशिश करते हैं कि सबसे पहले इंप्लीमेंट करो। जी सर, बिल्कुल। क्योंकि ऐसा मुझे लगता है, डे वन से मुझे लगा है कि एजुकेशन ज़रूरी है। और अगर हम प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस में, मैं परचून की दुकान खोल के बैठा हूँ और मैंने 10 बाई 10 की बढ़िया दुकान खोली है, बाहर बहुत बढ़िया बोर्ड लगाया है कि यहाँ पे परचून का सारा सामान मिलता है, और मैं ऐसे पैर पे पैर रख के बैठा हूँ। अब ग्राहक आएगा तो मैं उसको दूंगा कि, अगर मैं प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस में हूँ और मेरे पास प्रोडक्ट ही नहीं होगा तो मैं सामने वाले को दूंगा क्या? मैं उसके पास ले गया, उसने बोला अच्छा ठीक है तेरा पेस्ट दे जा, और मेरे पास पेस्ट है नहीं, तो मैं उसे दे के क्या आऊँगा? तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस करता हूँ तो मुझे बातें नहीं बेचनी, मुझे प्रोडक्ट बेचना है, मुझे प्रोडक्ट के ऊपर काम करना, प्रोडक्ट मेरे पास हमेशा अवेलेबल होना चाहिए। तो रितेश सर, एक और मैं पूछना चाहता हूँ आपके बारे में कि अभी आप महीने में कितने दिन घर से बाहर रह के बिजनेस करते हैं? सर, आपने बोला था एक बार, इस दुनिया में मुझे बताओ 4 संडे क्यों बने हैं, 8 संडे क्यों नहीं बने? फिर आपने मुझे ले ली। अब किसको बताऊँ मैं बात, आपने बताई है कि आपने बताया था एक LLT ट्रेनिंग में एक क्वेश्चन किया था कि महीने में 4 संडे क्यों होते हैं। क्योंकि इस दुनिया के जो भी कॉरपोरेट लोग थे, जो भी नौकरी पेशा लोग थे, उनको ऐसा लगा कि अगर व्यक्ति महीने में 4 दिन रेस्ट करे और 26 दिन काम करे तो ही वो सफल हो सकता है। तो इसलिए मैं 26 दिन बाहर रहता हूँ, 4 दिन घर पे रहता हूँ। अच्छा, बस 4 छुट्टी? 4 छुट्टी लेता हूँ मैं महीने में, और 26 दिन मार्केट में रहता है। अभी भी? अभी भी मार्केट। क्राउन डायमंड बनने के बाद? जी सर। कब तक रहोगे इतने दिन? जब तक अपने सपने पूरे हो गए। आपने बात बोली थी, लीडर वो नहीं होता जो पैसा कमाता है, लीडर वो होता है जिसकी टीम पैसा कमाती है। आप सफल हो गए, लेकिन उन लोगों की सफलता तक मत रुकना जिन लोगों की वजह से सफल हुए। तो सर जीवन भर जब तक काम करेंगे तब तक ग्राउंड पे रहेंगे। 16-17 साल हो गए, थकावट नहीं होती? नहीं सर, थकावट तब होती है जब इंसान मेहनत करे और वो मेहनत रिजल्ट में कन्वर्ट ना हो। जब इंसान की मेहनत रिजल्ट में कन्वर्ट होती है, ना थकावट होती है, ना नेगेटिविटी आती है, कुछ नहीं आता है। मेहनत कर रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग मतलब आपका पैशन बन चुका है? पैशन है सर, खून में घुस चुकी है। खून में घुस चुकी है, अब कोई निकाल नहीं सकता? कोई नहीं निकाल सकता सर। आपका ब्लड आएगा डायरेक्ट सेलिंग पॉजिटिव है, स्लीपर्स पॉजिटिव? AWPL पॉजिटिव। तो रितेश सर, अपनी वो 5 खूबी बताइए जिन्हें फॉलो करके आज आप इस मुकाम पे पहुंचे। अपनी खूबी बताना तो मियाँ मिट्ठू बनने के लायक तरीके से है, लेकिन फिर भी सर रियली मैंने जिन चीज़ों को फॉलो किया है उसमें सबसे पहली चीज़ है 100% पॉजिटिविटी। मैं जिस दिन से डायरेक्ट सेलिंग में आया हूँ, उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा देखे जीवन में। मैं परेशान हुआ हूँ लेकिन नेगेटिव कभी नहीं हुआ। परेशान होने में और नेगेटिव होने में बहुत बड़ा फ़र्क है। आज एक मिनट के लिए भी, एक सेकंड के लिए मैं कभी नेगेटिव नहीं हुआ। दूसरी चीज़, इस काम को मैंने लगातार किया है, हर दिन किया है, लगातार किया है। क्योंकि एक दिन करने, 4 दिन करने से, छोड़ने से कभी सफलता नहीं मिलती है। लगातार किया है। कोई इवेंट हो, कोई फंक्शन हो, कोई ट्रेनिंग, कंसिस्टेंसी एंड परसिस्टेंसी जो फॉर्मूला बताया जाता है, मैंने उसको हमेशा किया है। और कोई इवेंट, कोई ट्रेनिंग, कोई सेमिनार, कोई मीटिंग, इस पूरे करियर के दौरान मैंने कभी कोई नहीं छोड़ी है। किसी भी परिस्थिति में? किसी भी परिस्थिति में कुछ भी हो, मैंने कभी किसी मीटिंग को डायरेक्ट सेलिंग की नहीं छोड़ा है। उसके बाद जो अप्लायंस हैं हमारे, जिन्हें लाइफलाइन बोला जाता है, उनकी बातों को मैंने इफ़ बट किंतु परंतु ना लगाते हुए ब्लाइंडली फॉलो किया है। क्योंकि अपलाइन इस दुनिया का, इस डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया का वो शख्स है जो आपका कभी बुरा नहीं चाह सकता। क्योंकि हमारी तरक्की एक दूसरे के पैरेलल है, एक दूसरे के साथ है। तो ये बातें थी जीवन में जिन्होंने आज यहाँ तक पहुँचाया है। पांचवी चीज़, डर नहीं लगता सर। डर नहीं लगता कभी भी। कभी डर नहीं लगता? कभी डर नहीं लगता है मुझे। गब्बर सिंह ने बोला था जो डर गया वो मर गया। बहुत खूब, बहुत खूब। रितेश सर, ये बताइए, एक डायरेक्ट सेलर जो सुबह घर से निकले, उसके पास क्या क्या टूल होना चाहिए मार्केट करने के लिए? सबसे पहले तो वो अपने आप को अपडेट रखे। क्योंकि एक बात बोली जाती है, जो दिखता है वो बिकता है। कोई व्यक्ति हमारा फोल्डर, प्लान, प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ें बाद में देखता है, सबसे पहले वो हमें देखता है, हमारा ड्रेसिंग सेंस देखता है। तो सबसे पहले ये अच्छा होना चाहिए। उसके बाद हमारी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, बताने का तरीका, कॉन्फिडेंस, ये अच्छा होना चाहिए। और तीसरी और एक महत्वपूर्ण बात है कि डेमो प्रोडक्ट हमेशा हमारे पास होना चाहिए। ये डेमो की सर बड़ी ताकत है।
हम हिंदुस्तानी लोग हैं, इमोशनल लोग हैं, जिसका खा लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं। आपने कई बार हमने देखा है, हम ठेले पे जाके पूछते हैं भैया अमरूद क्या भाव दिया है, तो रेट बताने से पहले काट के दे देता है कि देखो भैया बहन जी कितना मीठा है। मिठाई वाले से पूछते हैं बर्फी कैसे, तो एक पीस हमारे हाथ में दे देता है। सही दे देता है। और हमने देखा है कि जिसका खा लिया उस दुकान से हम वापस नहीं, वहाँ पैसा दे के आते। तो डेमो में बड़ी ताकत है। जिसको भी हम मिलने जा रहे हैं, जिसको भी, जैसे हमारा प्रोडक्ट है डेंटोडॉक है, तुलसी है, ये हमारे बड़े शानदार डेमो प्रोडक्ट हैं। तुलसी के ऊपर 1 घंटा लेक्चर देने से अच्छा है 2 बूंद पिला दो। डेंटोडॉक पे 1 घंटा बोलने से अच्छा है थोड़ा सा टेस्ट करा दो। तो मुझे ऐसा लगता है कि डेमो प्रोडक्ट हमारे साथ होना ही चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को हमने डेमो नहीं दिया तो उसके लिए समझाना बेकार है। मतलब हम जितनी जगह आज हमने मीटिंग करी डे में, अगर हमारे पास प्रोडक्ट डेमो प्रोडक्ट नहीं है तो उतना रिजल्ट नहीं मिलेगा जितना मिल सकता था। जी सर, डेमो में बड़ी ताकत है। रितेश सर, फिर ये भी बताइए कि जो हमारी ट्रेनिंग होती है, फ्राइडे ट्रेनिंग होती है और संडे सेमिनार, उसमें भी डेमो प्रोडक्ट होना चाहिए? हाँ जी सर, एवरीवेयर हमारे बैग में, हमारी ट्रेनिंग में कोई भी व्यक्ति, जितने भी लोग आ रहे हैं, हमारी तुलसी पी रहे हैं, शो में हमारे लोग आ रहे हैं, या संडे सेमिनार में हमारे लोग आ रहे हैं, एक चीज़ों को सुन रहे हैं और साथ के साथ उसको टेस्ट करके देख रहे हैं। अब मैं कितना ही बोलूँ आपको कि सर ये आम बहुत मीठा है, बहुत मीठा है, बहुत मीठा है, लेकिन जब तक आप उसको टेस्ट नहीं कर लोगे तो फील नहीं कर पाओगे। तो ट्रेनिंग में डेमो प्रोडक्ट होना चाहिए और दिखना चाहिए लोगों को, क्योंकि बताने में, दिखाने में और टेस्ट कराने में बहुत फ़र्क होता है। वैसे प्रोडक्ट बेस्ड जो एथिकल डायरेक्ट सेलिंग है वैसे ही होनी चाहिए, इसके रिजल्ट लोगों को ज़्यादा मिलेंगे। ऐसी एजुकेशन हर व्यक्ति को डेवलप करनी चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मुझे भी लग रहा है कि अगर लोग ऐसे काम करेंगे तो उनके रिजल्ट 4-10 गुना बढ़ जाएंगे, 10 गुना मुझे लगता है। वही 10 में 10 वाला फॉर्मूला यहाँ पर लागू हो जाएगा। सर, यहाँ डायरेक्ट सेलिंग में समय समय पर ट्रेनिंग होती रहती है। कभी कभी रेजिडेंशियल ट्रेनिंग होती हैं, कभी 10 कदम जैसी 2 दिन की ट्रेनिंग होती है, कभी डे की ट्रेनिंग होती है। कई डायरेक्ट सेलर कहते हैं यार वो पिछले साल मैंने रेजिडेंशियल ट्रेनिंग सीक्रेट ऑफ सक्सेस तो अटेंड कर ली थी, अब तो मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है, वही तो होगा जो पिछली बार हुआ था। ऐसे कि बार फ्राइडे वाली ट्रेनिंग में, यार अब मैं इस बार हर बार क्यों फ्राइडे मुझे जाना है, वही तो ट्रेनिंग होगी जो पिछली बार हुई थी। या 10 कदम में मुझे क्यों जाना है। तो ये आपके अनुसार उन्हें जाना चाहिए या एक बार ट्रेनिंग बहुत है? 100% जाना चाहिए सर। 100% जाना चाहिए। 100% जाना चाहिए। बार बार जाना चाहिए। और जब तक वो खुद स्टेज पे आके उस ट्रेनिंग को लेना आना शुरू कर दे, उसे तब तक जाना चाहिए। कोई व्यक्ति क्रिकेट खेलने आता है, हद से ज़्यादा टैलेंट लेके आता है, जब भी उसका इंडियन टीम में सिलेक्शन होता है, इसके बावजूद वो डेली प्रैक्टिस करता है। अब क्रिकेट का महान प्लेयर था सचिन तेंदुलकर, उसे क्या ज़रूरत है डेली प्रैक्टिस करने की, लेकिन वो भी एवरीडे प्रैक्टिस करता है। उसकी एक लास्ट स्पीच मुझे बड़ा अच्छे से याद है। किसी पत्रकार ने पूछा था सचिन से कि सर आपको कैसे विचार आया कि मुझे क्रिकेट छोड़ना चाहिए, तो उसने बोला कि एक दिन जब मैं सुबह 4 बजे प्रैक्टिस को उठा तो मुझे ऐसा लगा कि आज प्रैक्टिस को जाने का मन नहीं है, तो उस दिन मुझे विचार आया कि अब क्रिकेट को अलविदा बोलने का टाइम आ गया है। तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बार बार जब एक चीज़ को बार बार ट्रेनिंग में जाएंगे, बार बार सुनेंगे, बार बार सीखेंगे, तो धीरे धीरे अपडेशन अपने आप हो जाती है। रितेश सर, बड़ी क्लियरिटी आज आपने करी और मुझे भी बड़ी क्लियरिटी हुई है कि ट्रेनिंग में जाने का मतलब ट्रेनिंग लेना नहीं है, ट्रेनिंग में जाने का मतलब वैसा ट्रेनर बनना है जैसा सामने वाला है। तो ट्रेनर बनने के लिए तो 100 ट्रेनिंग भी कम है। जी सर, एक ट्रेनिंग से 1% भी अपडेट करेंगे तो 100 ट्रेनिंग से 100% अपडेट। मतलब जब तक आप ट्रेनर ना बन जाएं कोई ट्रेनिंग ना छोड़ें। और ट्रेनर बनने के बाद भी यदि अपने से बड़ा लीडर अपने से अपलाइन अगर कोई ट्रेनिंग दे रहा है तो हमें 100% उस ट्रेनिंग में बैठना चाहिए, क्योंकि जहाँ हम जाना चाहते हैं मेरा अपलाइन वहाँ पे जा चुका है, वहाँ का रास्ता जानना जरूरी है। बहुत खूब रितेश सर, बहुत खूब, बहुत नॉलेजेबल बात आपने बताई। रितेश सर, ये तो आपने ट्रेनिंग के बारे में बताया और ये बड़ी क्लियरिटी करी कि क्यों जाते हैं। अब मुझे बताओ, जो मेगा फंक्शंस होते हैं, जो बड़े बड़े फंक्शंस होते हैं, जैसे दिल्ली में होते हैं या विजयरथ होते हैं, तो फंक्शंस भी जैसे कोई एक बार देख लेता है तो बोला यार अब क्या जाना है, मैं तो फंक्शन देख चुका हूँ। या सेमिनार भी में भी हर संडे सेमिनार भी होते हैं। जी सर। तो हम तो हर बार ही बुलाते हैं सेमिनार में, जितने भी लोग जो है ना भाई सभी आओ, चाहे गेस्ट आए चाहे ना, पर तुम आओ। तो कहते हैं यार हमारा गेस्ट ही नहीं है तो हम क्यों जाएं, और हम पिछली बार तो गए थे तो इस बार क्यों जाएं, गेस्ट होगा तो जाएंगे नहीं तो नहीं जाएंगे। ऐसे मेगा फंक्शन होते हैं कि मेरी डाउनलाइन में तो कोई जा नहीं रहा तो मैं फंक्शन में क्या करूँगा। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जी सर, मेरा मानना यही है 100% जाना चाहिए, क्योंकि मेगा फंक्शन क्यों होते हैं जानना हमें ज़रूरी है। मेगा फंक्शन से एक एनर्जी मिलती है, हमें एक ताकत मिलती है, एक विश्वास मिलता है वहाँ जाके कि मैं इस बिज़नेस में क्यों आया हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है इस बिज़नेस में। अच्छा, मैं लोगों से पूछता हूँ, हम किसी तीर्थ धाम पे जाते हैं, हम वैष्णो देवी जाते हैं, हम कहीं भी जाते, एक बार जाते हैं बार बार जाते हैं। कुछ लोग हमने ऐसे देखे हैं जो एवरी मंथ या एवरी ईयर, भाई वैष्णो देवी में हर साल जाता हूँ। तो मेरा सवाल है उनसे, एक बार चला तो गया तू,
आशीर्वाद लेके तो आ गया, बार बार क्यों जा रहा है? इसमें सर बताऊंगा मैं, खाटू श्याम बाबा जो है वहाँ बिजनेस को ग्रोथ मिलती है, मतलब वहाँ ऐसी मान्यता है कि जो बिजनेसमैन जाएगा उसको ग्रोथ मिलेगी सर। हर 11 पे कलकत्ता, मद्रास, कन्याकुमारी, केरला, जितने मारवाड़ी हैं और जितने व्यापारी हैं सब आते हैं। हर महीने हर 11 पे आते हैं। बिल्कुल आपसे कनेक्ट हो रहा हूँ मैं, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो जिसको पता है कि मुझे यहाँ जाने से सिर्फ ग्रोथ मिलती है और जिसकी प्रैक्टिकल ग्रोथ जहाँ मिलती है जाना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है सर, डायरेक्ट सेलिंग अगर हम कर रहे हैं तो जो हमारे मेगा फंक्शंस होते हैं, जो हमारी सेमिनार्स होती हैं, ये सब हमारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, यही हमारे सब कुछ हैं और हमें 100% जाके वहाँ पे मत्था टेकना ही मतलब टेकना हर है। सेमिनार में, हर संडे के सेमिनार में हमें जाके मत्था टेकना मत्था चाहिए, टेकना है, कोई आए ना आए, चाहे हमारे साथ और श्रद्धालु हैं या नहीं है, कोई फर्क नहीं बहुत पड़ता। क्लियर मैसेज दिया आपने। बहुत पते की बात बताइए रितेश सर, बहुत पते की बात बताइए। और जितने भी सक्सेसफुल लीडर हैं ना, उन्होंने ये जिंदगी में अपनाया है। तो रितेश सर, डायरेक्ट सेलिंग में आपका रियली बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है और बहुत अच्छी जानकारी आज आप दे रहे हैं। तो एक जानकारी और आपसे ले ली जाए, आपके अनुसार 1-to-1 प्रेजेंटेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड प्लान में ज़्यादा रिजल्ट है, होम मीटिंग में प्रोडक्ट और प्लान प्रेजेंटेशन में ज़्यादा रिजल्ट है, या सेमिनार्स में प्रोडक्ट और प्लान प्रेजेंटेशन में ज़्यादा रिजल्ट है? ऑफ कोर्स सेमिनार में सर। 1-to-1 प्लान जस्ट ए स्टार्टअप, हमें शुरुआत करनी है, उस जगह मैं किसी को नहीं जानता तो मैं एक साथ से सेमिनार नहीं कर सकता। मुझे स्टार्टअप करने के लिए मुझे 1-to-1 करेगा। लेकिन जो ज़्यादा एवरेज ऑफ रिजल्ट है वो होम मीटिंग से आता है, क्योंकि होम मीटिंग में जब व्यक्ति घर पे आता है तो जो ईगो होती है, एक चिड़चिड़ापन, वो ख़त्म हो जाता है। अच्छा माहौल मिलता है, अच्छे चाय पानी पी रहे हैं बैठ के, एक अच्छे माहौल में, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में, कुछ लिमिटेड लोगों के साथ जब हम एक घरेलू माहौल में चर्चा करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है रिजल्ट बेस्ट आता है। लेकिन सेमिनार्स तो हमारी जान है, बड़ा जो रिजल्ट आता है, क्योंकि एक व्यक्ति को समझाने में भी 1 घंटा लगता है, 10 लोगों को समझाने में भी 1 ही घंटा लगता है और 1000 लोगों को भी समझाने में 1 ही घंटा लगता है। तो सेमिनार्स, जो बड़े सेमिनार हैं, उनसे रिजल्ट बहुत ज़्यादा आता है। लेकिन फिर जी मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि होम मीटिंग्स बहुत ज़रूरी हैं। 1-to-1 से स्टार्टअप करें और जितना ज़्यादा हो सकें होम मीटिंग्स करें, क्योंकि एवरेज रिजल्ट होम मीटिंग्स में ज़्यादा है। तो रितेश सर, एक चीज़ और इसी पे कनेक्ट क्वेश्चन पूछता हूँ, ये बिजनेस में मोटिवेशन ज़्यादा ज़रूरी है कैलकुलेशन? मोटिवेशन इज़ नथिंग विदाउट एजुकेशन एंड कैलकुलेशन। ओके। मोटिवेशन तो जस्ट एक स्टार्टअप है शुरुआत करने के लिए, उसके बाद तो हमारा एजुकेशन है, हमारी कैलकुलेशन है। 2 और 2 4 होते हैं, कैलकुलेशन है। और 2000 और 2000 भी 4000 होंगे, ये मोटिवेशन थोड़ी है, ये तो कैलकुलेशन है। तो हम टारगेट सेट करें, कुछ भी करें, कैलकुलेशन बेस्ड टारगेट सेट करें। ये फट्टे चक दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, इनसे नहीं हो। कैसे करूंगा मैं, क्या कैलकुलेशन है मेरे पास, कितने प्लान करने से कितना रिजल्ट आएगा, इस अचीवमेंट के लिए मुझे कितने प्लान करने पड़ेंगे, कितने दिन में, एवरीथिंग डिपेंड ऑन कैलकुलेशन। बस एक चीज़ याद रखो, पूरी दुनिया का एक रूल है, डायरेक्ट सेलिंग का नहीं, पूरी दुनिया का रूल है, लॉ ऑफ एवरेज। खेत में जितने दाने डालते हैं सारे नहीं जमते हैं, दुकान पे जितना ग्राहक आएगा सब सामान खरीद के नहीं ले जाएगा, लेकिन कोई ना कोई तो लेके चला जाएगा। 10 को समझाएंगे 3 आएंगे, ऐसा बोला जाता है डायरेक्ट सेलिंग में। लेकिन सर, जिस प्रकार के प्रोडक्ट आज हमारे पास है, जो कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास है, जो क्वालिटी प्रोडक्ट हमारे पास है, मैं बोलता हूँ 10 में 3 नहीं, 10 में 10। तो लॉ ऑफ एवरेज का जो फॉर्मूला है, ये पूरी दुनिया के हर एक बिजनेस में लगता है। कि आपने देखा होगा कि टीवी पे करोड़ों रुपए का ऐड चलता है और उसे करोड़ों ही लोग देखते हैं, लेकिन लेते हजारों और लाखों लोग हैं। तो फिर वो करोड़ों लोगों के लिए कंपनी ऐड क्यों चला रही है? क्योंकि उसको पता है जितना ज़्यादा दिखेगा उतना ज़्यादा बिकेगा। ये बच्चे बच्चे को पता है। और ये बात एक बिजनेसमैन भूल जाता है कि भाई धंधा दिखने का है। तेरे प्रेजेंटेशन ज़्यादा होंगे, 1000 होंगे तो 100, 200, 500 लोग खरीदेंगे, और 10 होंगे तो 2-5 लोग खरीदेंगे। ये प्रैक्टिकल बात है। लॉ ऑफ एवरेज के फॉर्मूले के साथ आदमी को कैलकुलेशन दिमाग में रखकर काम करेगा, कभी नेगेटिव हो ही नहीं होगा। वो हरास, उसे खुद पता है ना। अब कोई कह रहा है जी मेरा चेक नहीं बना, भैया इस हफ्ते तेरी प्रेजेंटेशन नहीं हुई, चेक कहाँ से बनेगा? जी। अगर तेरे प्रोडक्ट प्लान प्रेजेंटेशन इस हफ्ते हुए नहीं तो चेक कहाँ से बनेगा? और हुए होते तो चेक जरूर बनता। तो रितेश सर, आपने मैथमेटिक्स से MSc की है, तो मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि जो एकेडमिक्स एजुकेशन है वो भी क्या डायरेक्ट सेलिंग में प्रभाव डालती है सक्सेस में? ऑफ कोर्स डालती है सर, मेरा ऐसा मानना है कि ज़रूर डालती है। एजुकेशन हमेशा नौकरी के लिए नहीं है, एजुकेशन एक व्यक्ति को मैच्योर करती है। जब मैं 6ठी 7वीं 8वीं में पढ़ता था तो मैं अक्सर अपने पिताजी से सवाल करता था, क्योंकि मैथमेटिक्स पे बहुत जोर देते थे। मैं, पापा जीवन में जो काम आना है ना, ये प्लस माइनस ही आना है,
फिर इतनी सारी अल्फ़ा बीटा थीटा ये क्यों पढ़ाया जाता है हमें? तो हमेशा समझाते थे कि बेटा इनको करने से माइंड शार्प होता है, माइंड मैच्योर होता है, चीज़ों को जल्दी कैच करता है। अब तुम ये बताओ, जो पहली क्लास में थे तो आपको 2 का टेबल याद करने में कितने दिन लगे थे? मैं बहुत समय लग गया था। अगर आपको याद कराया जाए तो आप 10 सेकंड में कर दोगे। तो एकेडमिक एजुकेशन रियली बिजनेस पे असर, मैं ये नहीं कहता कि उसके बिना बिजनेस नहीं हो सकता, लेकिन ही मेक्स द डिफरेंस, उससे डिफरेंस पैदा जो होगा ज़्यादा पढ़ा लिखा जो होगा और जितना एजुकेट होगा वो और जल्दी और ग्रोथ जल्दी करेगा वो कर सकता बनिस्पत उसके जिसकी एकेडमिक एजुकेशन कम है, क्योंकि वो जल्द ट्रेनर बनेगा, जल्द स्लाइड बनानी आएंगी, उसे बोलना बहुत शार्प आएगा और उसकी ग्रैबिंग पावर ज़्यादा होगी। तो रितेश सर, एक बात बताइए, इस बिज़नेस में आपके हिसाब से किस एज ग्रुप के लोग जल्दी सक्सेस होते हैं? वैसे तो सबके लिए बिजनेस खुला है। इस बिजनेस की सबसे बड़ी खासियत ही है कि कोई भी आ सकता है। हमारी कंपनी में तो 65-65 साल के लोग ऑडी लेके घूम रहे हैं आज। लेकिन मुझे लगता है यूथ को ये बिजनेस बहुत करना चाहिए, देखना समझना चाहिए, क्योंकि यूथ आज, मैं जैसे मेरा सवाल भी होता था, सर क्यों लोग आज अच्छी अच्छी एजुकेशन लेके, कोई बीकॉम एमकॉम बीटेक एमटेक करके और अच्छे अच्छे 8-8 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं, इस बिज़नेस को क्यों नहीं कर रहे? और मेरा ऐसा मानना है कि यूथ को डायरेक्ट सेलिंग मिलना तो खुदा मेहरबान है हमारे ऊपर, क्योंकि 25 साल की उम्र में ऑडी लेके घूमना और 65 सही साल की उम्र सही में ऑडी बात। चलाना बराबर है। तो यूथ को ये बिज़नेस ज़रूर करना चाहिए, समझना चाहिए, तो देखना मतलब चाहिए। आपके हिसाब से एज ग्रुप 20 to 30 यूथ, इसे बोलते हैं ना यूथ, हाँ, 20 से 30। 20 to 30 अगर ये एज का व्यक्ति इस बिज़नेस में आ रहा है तो फिर खुदा मेहरबान है। अच्छा, मतलब वो सबसे ज़्यादा लकीस्ट पर्सन है। लकीस्ट। तो लोग कहते हैं ये पहले आ गया, ये पहले आ गया, वो बात नहीं है। किस एज में आप आए, मुद्दा वो है। वो भी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण मुद्दा वो है। ये पहले कंपनी में आ गया, ये मुद्दा नहीं है। मैं किस एज में डायरेक्ट सेलिंग में आया, सबसे बड़ा ये मुद्दा ज़्यादा ये है। महत्वपूर्ण है। ये मुद्दा महत्वपूर्ण जी है। सर, जी सर। बिल्कुल सही बात है। मान लो मैं आया यहाँ 40-45 साल में, और अगले 10 साल में कन्फर्म मैंने कामयाबी हासिल की, तो 55 साल हो गई, और मैं 20 में 30 में, तो कामयाबी का मजा तो वो ले रहा है जो 20 में आया था। हाँ, 55 साल में तो ऑडी चलाओ या फिर ऑल्टो चलाओ, बराबर ही है। तो रितेश सर, आपका टैलेंट देखते हुए मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ आपसे। आपकी इतनी बड़ी टीम है, इतने सारे लीडर्स हैं, तो उनकी ट्रैकिंग, मॉनिटरिंग और केयरिंग कैसे करते हो आप? सब बड़ी टीम है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इज लाइक ए कॉर्पोरेट बिजनेस। जैसे एक बड़ी कंपनी को चलाता, मालिक तो एक ही होता है, लेकिन हम बोले वो इतनी बड़ी कंपनी को कैसे मॉनिटर कर पाता है, ट्रैक कर पाता है? तो एवरी पर्सन एज ए कोर टीम, हर एक व्यक्ति के पास अपना एक कोर टीम होता है। उस कोर टीम के माध्यम से, उनके माध्यम से, जैसे कंपनी एक मैनेजर जो होता है, मैनेजर के नीचे असिस्टेंट मैनेजर, इस टाइप से जैसे होता है, तो कल्चर लगभग लगभग सेम है। पूरी टीम को मैनेज करते हैं, उसको किसके माध्यम से करते हैं? जैसे आज मेरे पास 25 लोगों की एक कोर टीम है, अलग अलग लीडर्स, उनके माध्यम से, किसी के नीचे 2000, किसी के नीचे 4000, 10,000, ऐसी उनकी टीम है। तो उन सारी टीम की मॉनिटरिंग उन 25 लोगों के माध्यम से मेरे पास आ जाती है। उनकी रिपोर्टिंग, उनका सारा डीएमओ क्या किया क्या नहीं किया, ये सारा मैटर मेरे पास उस कोर टीम के माध्यम से आ जाता है। तो आप भी मॉनिटर करते हो अपने 25 लोगों को? जी, मैं डायरेक्ट मॉनिटर करता हूँ। पता रहता है आपको किसका कितना चेक बना? जी, मैं एवरी वीक, और बोलो तो एवरी डे, जूम मीटिंग्स के माध्यम से, फोनिकली माध्यम से मैं उनको ट्रैक में रखता हूँ। और नीचे जी भी जो लगता है ट्रैक करना चाहिए, अच्छा काम कर रहा है, तो कई बार एक साथ जो टाइम मिलता है तो मैं तो बहुत डेप्थ तक चला जाता हूँ कई बार, क्योंकि मैं सीखा डेप्थ ड्राइविंग करोगे तो दूर तक जाओगे। नीचे भी कोई अच्छा दिख रहा है तो पकड़ो उसको भी। तो रितेश सर, एक बात और पूछना चाहता हूँ। इतना टैलेंट, इतना जज्बा, इतनी मेहनत और इतना बड़ा मुकाम, तो क्या जीवन में क्या ऐसी कोई घटना घटी कि जिसने आपको इतने प्रेरित किया कि आपने ये मुकाम हासिल किया बिना थके, बिना रुके, बिना हारे? जी सर, एक घटना घटी थी। आपको याद होगा, जब मैं मोरिंगो करता था तो पैसे मतलब ठीक ठाक आते थे, खर्चे चलाने लायक। उसी दौरान मेरी मम्मी बीमार हुई, और धीरे धीरे जब तक हमें बीमारी का पता चला तो बीमारी बहुत आगे बढ़ चुकी थी। और हमने दिखाया, हॉस्पिटल दिखाया, लोकल दिखाया, फिर धीरे से बड़े हॉस्पिटल में लेके आए। फिर जब वहाँ मना किया तो बड़े हॉस्पिटल में लेके आए, और एक दिन मैंने अपनी मम्मी को खो दिया। और आज मुझे कई बार अक्सर ऐसा लगता है कि अगर उस टाइम पे पैसा होता, ये सारी चीज़ें होती, तो शायद मम्मी आज हमारे पास होती, जैसे पापा है। जैसे पापा आज हमारे पास है। और वो वाकई में पैसे की ताकत थी, लोगों की दुआओं की ताकत थी कि पापा हमारे तो साथ आपकी हैं। मम्मी जब बीमार हुई तो आपके पास पैसा नहीं होता था, पैसा नहीं होता था सर। तो अच्छा इलाज नहीं करा पाए? अच्छा लगा, सरकारी हॉस्पिटल में दिखाया या ऐसे डॉक्टर को दिखाया, और आज वो बहुत कचोट थी वो बात कि शायद उस टाइम, वैसे तो भगवान करता है सब कुछ, लेकिन शायद पैसा होता तो साथ में होती आज। तो तब मुझे ऐसा लगा कि जीवन में पैसा बहुत ज़रूरी है, कमाना चाहिए। रितेश सर, इससे बड़ा तो कोई रीज़न ही नहीं हो सकता, और इससे बड़ा कोई प्रेरणा भी नहीं हो सकती, और इससे बड़ी
बहुत और इसको एक बार और देखा सर मैंने, जैसे मैंने आपको बताया था पिताजी बीमार हुए, हॉस्पिटल से घर पे आए तो 25 किलो वेट रह गया था। डॉक्टर ने ये बोल दिया था कि लेके जा रहे हो, मैं समझना ठीक हो गए और इम्यूनिटी कमज़ोर हो गई है, बहुत देखभाल करनी पड़ेगी। ये तो AWPL के प्रोडक्ट की करामात है सर, कि डॉक्टर ने बोला था कि 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, ठीक हों भी ना हो कोई गारंटी नहीं है। लेकिन मैंने यहाँ से रिकमेंड करके जो प्रोडक्ट के हमारे जो जानकार है कंपनी में, जो एक्सपर्ट हैं, उनसे बात कर करके आपने कराई मेरी बात। कुछ प्रोडक्ट मैंने उनको लगातार पिलाए और जिस व्यक्ति को डॉक्टर ने ये बोला था कि 3 साल भी लग सकते हैं रिकवरी करने में, पहला जैसा होने में, वो शख्स यानी मेरे पिताजी 3 महीने बाद मैक्स हॉस्पिटल में डॉक्टर के सामने ऐसे बैठ के बात कर रहे थे जैसे और हम बात कर रहे हैं। अरे और डॉक्टर ने बोला था कि मेरे 17 साल के कैरियर का एक चमत्कार है। तो उस दौरान एक घटना घटी कि जब पापा बहुत ज़्यादा वीक थे, उठाना पड़ता था, बैठाना पड़ता था, बोल नहीं पाते थे ढंग से, तो मिलने जुलने वाले आते थे। तो मेरे एक ताऊ जी हैं, वो आए उनसे मिलने और मेरे पिताजी को उन्होंने एक शब्द बोले कि प्राइमर सिंह बड़े किस्मत वाले हो जो बच गए हो, वरना इस स्थिति से आदमी बचता नहीं है। तो मेरे पिताजी ने बोला कि मैं किस्मत वाला इसलिए नहीं हूँ कि मैं बच गया हूँ, मैं किस्मत वाला इसलिए हूँ कि मैं इन दोनों बच्चों का पापा हूँ, इसलिए मैं किस्मत वाला हूँ। और उस दिन लगे कि मेरे जीवन धन्य हो गया, मेरे पिताजी ने बोला। मेरे गूज बम्स आ गए आपकी ये बात सुनकर। वो मेरी लाइफ का बड़ा मेमोरेबल है। आपके तो यार मतलब बड़ी हृदय विदारक दोनों घटनाएं हैं। एक घटना कह रही कि मतलब आपकी माता जी चली गई और एक पिताजी बच गए। मतलब आपसे ज़्यादा इस जीवन का तात्पर्य समझने वाला या इस जीवन में तरक्की का कारण समझने वाला व्यक्ति बहुत कम होगा। मतलब दोनों ऐसी घटनाएं, मतलब एक तरफ माँ खो दी और एक तरफ पैसे की वजह से पिताजी बचा लिए। रितेश जी, रियली वेरी इंस्पिरेशनल स्टोरी माय डियर। बहुत 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 इंस्पायरिंग स्टोरी है, बहुत इंस्पायरिंग, और मतलब हर व्यक्ति को सीखना चाहिए इससे। चलो रितेश सर, फिर तो जैसे आपने तरक्की करी, इतनी ऊंचाइयों पे आप पहुंच रहे हो और आगे बढ़ते जा रहे हो, तो पापा अच्छा फील करते हैं? हाँ, बहुत अच्छा फील करते हैं सर, प्राउड फील करते हैं। और गांव समाज 50-50 है। अच्छा कुछ लोग अप्रिशिएट करते हैं, बड़ी बड़ाई करते हैं, और कुछ लोग आज भी ये सोचते हैं कि देख लेना ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं हुए, अब ये तो पक्का बुरा 2 नंबर का काम कर रहे अब हैं। तो छोड़ दो यार, बोला 16 साल हो गए भाई, 16 साल से ये गीत गा रहे हो तुम। गाने दो सर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अब इन सब चीज़ों से, इन सब चीज़ों से आगे निकल चुके हैं, मैच्योर हो चुके हैं। मैच्योर हो चुके लोग हैं। कुछ भी कहते रहे, उनकी गलती नहीं है सर, जितनी उनको नॉलेज, हमें नॉलेज नहीं थी, हम भी नेगेटिव बोलते थे, उन्हें नॉलेज नहीं है, वो भी नेगेटिव बोलते हैं। सपनों का घर बना लिया। जी सर, आज बुलंदशहर में एक बहुत अच्छा, सपनों का घर तो नहीं बोलूँगा, घर है आज। अच्छा, हाँ, सपनों का घर नहीं है, अच्छा घर है बुलंदशहर में। लगभग 3 करोड़ का घर मैंने आज बुलंदशहर में बनाया है। और 6 साल पहले, 7 साल पहले जब मैं स्लीपर्स वेलनेस में आया था, तो 1500 रुपये का मकान बुलंदशहर नुमाइश फाटक के पास गिरधारी नगर में रह के मैंने किराए पर शुरुआत करी थी। और आज बुलंदशहर में मेरा 3 करोड़ रुपये का घर है, जो मेरा घर है। और मेरा ड्रीम हाउस है कि मैंने सोच रखा है कि कम से कम 100 बीघे का मेरा फार्म हाउस होगा, वो मेरा सपनों का घर है। 1500 रुपए के किराए के मकान से 3 करोड़ रुपये एक घर तक का सफर मात्र 7 साल में। वाह, क्या है, क्या मतलब अचीवमेंट्स है आपकी, क्या ग्रोथ पाई है आपने 7 साल में, क्या मेहनत की है, लाजवाब। कार कितनी है आपके पास अभी? अभी मेरे पास सर फिलहाल 4 कार हैं। अरे वाह, बड़ा गर्व होता है ये सुन के कि हमारे डायरेक्ट सेलर कह रहे हैं कि 4 कार है, एक नहीं 4। कौन 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 सी? जगुआर है मेरे पास, छोटे भाई के पास ऑडी है, एक हैरियर, मैंने जैसे मेरा बिजनेस पहाड़ों में बहुत है, उत्तराखंड में बहुत है, अच्छा, तो वहाँ जाने के लिए मैंने हैरियर वगैरह ले ली, एक हैरियर ले ली थी। और एक दिन मेरे पिताजी ऐसे ही बोलने लग गए कि तुम कार लेके घूमते हो, अपनी अपनी कार लेके निकल जाते हो, और जब हमें कहीं अचानक से ज़रूरत पड़ जाती है तो हम क्या करें। और मुझे बड़ा अच्छा लगा उस दिन जब पिताजी ने बोला, और 1 घंटे बाद छोटा भाई XUV 300 ला के घर पे खड़ी कर दी अच्छा कि ये तुम्हारे लिए है। तो सर ये घमंड नहीं है, मतलब फील होता है कि हमने डायरेक्ट सेलिंग किया है, एसलीपीएस किया है, हमने कुछ किया है। अब घर में सबके पास कार है, सबके पास अपना सब अपनी अपनी कारों में चलते हैं। एक डायरेक्ट सेलर डायरेक्ट सेल। जिसका परसेप्शन कभी ये होता था ये फालतू का काम है, ये सिस्टम है, ये चैन है, ये जोड़ है, और आज वहाँ डायरेक्ट सेलर अपने परिवार को, अपने परिवार के हर सदस्य के लिए कार खरीद के दे रहा है। मेरा 8 साल का बेटा है सर, एक दिन मुझे बोलता है कि पापा ये जगुआर अच्छी नहीं लगती है मुझे, हमें तो अब लैम्बोर्गिनी चाहिए जिसकी खिड़की भी ऊपर खुलती है। अच्छा, तो मैंने बोला बेटा तू नहीं रुकने देगा जीवन में, फिर थकना भी चाहे तो तुम नहीं थकने दोगे। तो ये जो बच्चों को जो सोच मिली है, ये बहुत बड़ी बात है सर। हमने अपने पिताजी से साइकिल भी नहीं मांगी क्योंकि हमें पता था दिला नहीं पाएंगे,
और जिस दिन मेरे बेटे ने बोला था ना कि जगवार नहीं चाहिए, मुझे समझ में आ गया था डायरेक्ट सेलिंग क्यों करनी है। अपने बच्चों को ये विश्वास दिलाना। आज मेरा बेटे ने मेरे क्यों बोली मुझे कि मुझे लैम्बोर्गिनी चाहिए, क्योंकि उसको बिलीव है कि मेरा पापा लैम्बोर्गिनी भी दिला सकता है। मैं लोगों को बोलता हूँ ये विश्वास कमाने के लिए हमें नेटवर्किंग करनी तो चाहिए। अगली कार कौन सी है फिर आपकी? अगली कार सर लैम्बोर्गिनी लाएंगे। जो बेटे ने कह दी, क्या बात है। तो रितेश सर ये बताओ, अब जाते जाते अरबपति कब तक बन रहे हैं? 2037 गोल सेट किया हुआ सर मैंने। डेट सेट की हुई है? डेट सेट की हुई है, उसको मैंने पेपर पे लिख के लैमिनेट किया हुआ है, वीडियो रिकॉर्ड करी हुई है। और मेरा टारगेट है कि भगवान बस हमें सलामत रखे, हम सब अच्छा करेंगे। और 2037 में आपका आशीर्वाद चाहिए। इस इंडस्ट्री को एक और अरबपति मिलेगा। रितेश सर, इस इंडस्ट्री में जिस दिन अरबपति बनने शुरू हो जाएंगे ना, मैं रियली कह रहा हूँ, हिंदुस्तान के यूथ बहुत अट्रैक्ट होगा इस तरफ, और बहुत अच्छी कैटेगरी के लोग डायरेक्ट सेलिंग करके अपना करियर बनाएंगे। क्योंकि यहाँ पर ना रियली में मैं कहूँ कि यहाँ मान है, सम्मान है, पहचान है, पैसा है, सब कुछ है इस इंडस्ट्री में। जिसके लिए एक इंसान का जन्म इस पृथ्वी लोक पे होता है, वो सब कुछ वो यहाँ प्राप्त करता है। तो रितेश सर, जाते जाते एक रैपिड फायर राउंड आपके साथ करते हैं। आपकी कुछ पसंदीदा चीज़ों के बारे में जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूँ, आपका पसंदीदा खाना क्या है? मेरा पसंदीदा खाना राजमा चावल। वेज है नॉन वेज है? मैं वेजिटेरियन हूँ। आपका मनपसंद स्पोर्ट्स? क्रिकेट। बॉलिंग बैटिंग? बैटिंग। बैटिंग, अच्छा, बॉलिंग नहीं करेंगे, गुड। आपका मनपसंद सिंगर? किशोर कुमार के सदाबहार गीत। आपका मनपसंद एक्टर? मेरा मनपसंद एक्टर सन्नी देओल। अरे वाह, एक मुक्के में ला दूंगा। आपकी मनपसंद एक्ट्रेस? मेरी मनपसंद एक्ट्रेस ऐसा कोई सोचा नहीं है। आपकी ड्रीम कार? मेरी ड्रीम कार लैम्बोर्गिनी। आपका डोमेस्टिक टूर डेस्टिनेशन? गोवा। आपका इंटरनेशनल टूर डेस्टिनेशन? स्विट्जरलैंड। और आपका पसंदीदा काम? डायरेक्ट सेलिंग, AWPL। तो रितेश सर, आज आप इस लीडिंग लीडर पॉडकास्ट में आए और आपके साथ हमारी ये वार्तालाप हुई, जिसमें मुझे बहुत सीखने को, समझने को और जानने को मिला है। और बहुत लोग आपका ये पॉडकास्ट देखेंगे और उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। रियली में आपकी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है और बहुत इमोशनल भी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप यहाँ आए। दोस्तों, लीडिंग लीडर्स के इस पॉडकास्ट में आज फिर आपने एक शानदार व्यक्तित्व को सुना, एक कामयाब पर्सनैलिटी जिनकी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग थी, बहुत इंटरेस्टिंग थी और बहुत इमोशनल थी। तो फिर वही एक बार सिद्धांत जो हम साबित करना चाहते हैं कि लीडर किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी फील्ड का हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हो, सिद्धांत सबके सेम ही रहते हैं। आप सिर्फ प्लेटफॉर्म चुनिए, सिद्धांत हम बताएंगे, विश्वास हम दिलाएंगे। आपको सफल बनाने के लिए लीडिंग लीडर्स में वक्त वक्त पर आपको कामयाब पर्सनैलिटियों को सुनने का, उनसे सीखने का और उन्हें जानने का मौका मिलेगा। तो देखते रहिए लीडिंग लीडर पॉडकास्ट। फिर मिलेंगे अगली बार एक शानदार व्यक्तित्व के साथ।